सभी लोग सो रहे थे और भोर के 5 बजने वाले थे। तभी अर्जुन की नींद खुलती है और वो बिना किसी को उठाए हवेली के बाहर गार्डन में चला जाता है। वातावरण में मधुर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी और कोयल के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को अत्यंत आनंदित कर रही थीं। आसमान में चिड़ियों के कई झुंड उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सूर्योदय का समय हो गया था और सूर्य का ऊपरी रंग क्षितिज पर दिखाई देने लग गया था। केसरी रंग सूरज पूर्व दिशा से आसमान में निकलने वाला था। ये दृश्य बहुत मनोहर लग रहा था। उगते सूरज की किरणें नीले आसमान में फैलने लगी थीं। लंबे लंबे हरे पेड़ों से छनती हुई प्रातःकालीन सूर्य की किरणें धरती के चरण स्पर्श कर रही थीं। अर्जुन को यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज से पहले उसने प्रकृति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो देखता भी कैसे? शहर की चकाचौंध ने तो प्रकृति के रूप को निगल ही लिया है। अर्जुन जब हवेली में से बाहर निकला तो उसने देखा कि राम काका उठ गए थे और वो गार्डन में झाड़ू लगा रहे थे। जैसे ही 5:30 बजे अर्जुन को एक शंखनाद की आवाज सुनाई देने लगी। उस शंखनाद की गूंज काफी लंबी थी, जो करीब 5 मिनट तक वातावरण में गूंज रही थी। अर्जुन के समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह शंखनाद की गूंज कहां से आ रही थी। अर्जुन राम काका के पास जाता है और पूछता है, राम काका, ये शंखनाद की गूंज कहां से आ रही है? राम काका झाड़ू लगाते हुए कहते हैं, बेटा, कल तुमने मेघनाथ मंदिर देखा था ना, वहीं से आ रही है। वो जो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। हाँ बेटा, वही, उसी मंदिर से आ रही है। पूजा करने का समय हो गया है ना। तुम्हें पता है, हमारे पूर्वजों ने समय को जानने के लिए उसे प्रहरों में बांटा था। एक दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं। वहीं औसतन एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इन प्रहरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के होते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल ये दिन के प्रहर होते हैं और प्रदोष, निशित, त्रियामा, उषा काल रात के प्रहर होते हैं। मंदिर में पूरे 5 प्रहर पूजा होती है। एक सूर्योदय में लगभग सुबह 6 बजे पूर्वाह्न, एक 10 बजे मध्याह्न, एक शाम 5 बजे सायकाल, 8 बजे प्रदोष और 11 बजे त्रियामा। अच्छा, पर वो मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है ना, फिर भी शंखनाद की आवाज यहाँ तक कैसे आ रही है? यही तो चमत्कार है उस ऊपर वाले का, जो हो नहीं सकता वो भी करके दिखाता है। वैसे राम काका, आपने कहा था कि उस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। क्या आप मुझे वो कहानी बता सकते हैं? पर तुम क्या करोगे जानकर? आजकल के बच्चे तो वैसे इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। वो काका, मैं ना एक रिसर्च कर रहा हूँ इन धार्मिक चीजों पर, इसलिए मुझे जरूरत है। प्लीज बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर तुम वादा करो कि तुम मेरी बातों पर पूरा विश्वास करोगे। इन बातों का कभी मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं वादा करता हूँ काका, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। राम काका की झाड़ू लग गई थी। उन्होंने वो झाड़ू जमीन पर रखी और बाल्टी में रखे पानी से अपने हाथ धोने लग गए। हाथ धोने के बाद जमीन पर बैठते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, बैठो यहाँ। अर्जुन राम काका के बगल में बैठ जाता है। कहते हैं आज से कई शताब्दी पूर्व एक गांव था। उस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग भी खुश थे और लोगों के साथ गांव के पशु पक्षी भी। भरपूर पानी, भरपूर अनाज, सब कुछ था। गांव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर कोई आनंद की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। कहते हैं एक बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रात के करीब 8 बजे उस गांव में कहीं से एक बूढ़े बाबा आए, जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उनकी सफेद रंग की दाढ़ी थी और लंबे से बाल थे। वो फकीर थे जो दुनिया भर का सफर करते थे और जहां जगह मिले वहीं पर सो जाते थे। समस्त संसार का चक्कर लगाना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके हाथों में एक काला बर्तन था जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे। उस रात काफी बारिश हो रही थी। वो बाबा उस गांव में आए। गांव में बरसों से एक प्रथा थी कि 8 बजे तक सब गांव वाले सो जाते थे और यदि कोई जाग भी रहा हो तो 8 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। उनका मानना था कि 8 बजे के बाद प्रेत आत्माएं दरवाजा खटखटाती हैं और आवाजें लगाती हैं। यदि उन्होंने दरवाजा खोला तो वो उनके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। वो बाबा उस गांव में गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे, भिक्षाम देवी।
भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। वो बाबा दूसरे घर पर गए। फिर उन्होंने कहा, भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने भी दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा एक एक करके गांव के प्रत्येक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उन बाबा को भूख लगी थी, इसलिए वो प्रत्येक घर प्रत्येक भिक्षा मांग रहे थे, पर डर के मारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला था। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने उन बाबा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। उसी दिन से गांव की कायनात पलट गई। कुछ महीने बाद ही गांव की पूरी फसलें सूख गईं और गांव में सूखा पड़ गया। 3 साल हो गए थे। गांव में सूखा पड़े पर गांव वालों ने बारिश का मुंह तक नहीं देखा था। सबका ये मानना था कि उस फकीर बाबा का गांव को श्राप लगा है। वो उस रात उन्हें भोजन नहीं करा पाए, ये सब उसी का फल था। सूखा पड़ने के कारण गांव वालों के पास ज्यादा खाने के लिए अनाज नहीं था, ना ही पानी था। इस वजह से गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह खाना बनाते थे और मिल बांट कर खाते थे। गांव में करीब 90-95 लोग रहते थे। गांव वाले प्रत्येक दिन गिनती का खाना बनाते थे। एक रोज जब पूरा भोजन बट चुका था और सबको सभी के हिस्से का खाना मिल गया था, तो वो फकीर बाबा फिर से आए और उनके सामने आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी। उन्होंने अपना काला बर्तन अपने सामने रखा और बैठे बैठे कहा, भिक्षाम देवी। गांव वाले सोचने लगे, अब क्या करें, सारा भोजन तो बट चुका है और नया भोजन भी नहीं बना सकते। उन सभी लोगों ने निर्णय लिया कि गांव के कुछ लोग मिलकर अपने हिस्से का एक एक घास उस बाबा के कटोरे में डालेंगे जब तक वो भर नहीं जाता। कुछ लोग बाबा के पास गए और अपनी थाली में का एक एक घास उनके कटोरे में डालने लगे। हैरानी तो इस बात की थी कि बाबा का कटोरा बहुत छोटा था। 10 लोगों के भोजन देने से भर जाना चाहिए था, पर फिर भी वो नहीं भरा था। फिर गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनके पास गया और अपनी थाली में के भोजन का एक घास उसमें डालने लग गया। जब सभी लोगों ने अपने हिस्से का भोजन उसमें डाल दिया तो वो बर्तन भर गया। उन बाबा ने सभी लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। गांव में बहुत कम पानी था और वो भी बढ़ चुका था। इसका भी यही फैसला हुआ कि 3-4 लोग मिलकर बाबा को अपने हिस्से का आधा पानी देंगे। 3-4 लोग आगे बढ़े और उन्होंने बाबा के बर्तन में पानी डाला, पर फिर सबको हैरानी हुई कि बाबा का बर्तन वो भी नहीं भरा। फिर सब लोग बारी बारी आगे बढ़े और अपने हिस्से का आधा पानी बाबा के बर्तन में डालने लगे। जब सभी लोगों ने बाबा के बर्तन में पानी डाल दिया तो बर्तन भर गया। गांव वालों की एकता देखकर वो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। वो गांव के एक मैदान में गए और उन्होंने अपनी झोली में से एक बीज निकाला। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और वो बीज उसमें गड़ा दिया। उनके काले बर्तन में जितना पानी था सब उन्होंने उस बीज पर चढ़ा दिया और वो बाबा वहां से चले गए। गांव वालों ने उन बाबा से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। बाबा के जाने के बाद उसी रात गांव में 3 साल बाद पहली बार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि बादल फट गए। गांव वालों का मानना था कि फकीर के वेश में वो स्वयं भगवान उनके गांव आए थे। जिस रात बारिश हुई उसी रात पहाड़ी की चोटी पर स्वयंभू मंदिर प्रकट हुआ। स्वयंभू मंदिर अर्थात वो मंदिर जो अपने आप प्रकट होते हैं। गांव वाले वो मंदिर देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए। जब गांव वाले उस पहाड़ी वाले मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उस मंदिर के अंदर एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग था जो चमक रहा था। गांव वालों के अनुसार बाबा के उस बीज को लगाने से बारिश हुई थी, इसलिए उस गांव का नाम मेघ रख दिया गया और वो पहाड़ी वाला मंदिर मेघ गांव के पास था और भोलेनाथ का मंदिर था, इसलिए उसे मेघनाथ नाम से संबोधित किया जाने लगा। वो बीज जो उस फकीर ने लगाया था, गांव वाले हर रोज उस पर पानी डालने लगे और कुछ सालों बाद उस बीज ने पेड़ का रूप ले लिया और वो बरगद के पेड़ में तब्दील हो गया जो मेघ गांव के स्कूल में लगा था। वैसे तो एक बरगद के पेड़ का जीवन काल 309 साल का होता है और पीपल के पेड़ का 2500 साल, पर शायद यही उनका चमत्कार था कि वो बरगद का पेड़ हमेशा रहा और मेघ गांव को हरा भरा रखा। राम काका अर्जुन को मेघनाथ मंदिर की पौराणिक कथा सुना ही रहे थे कि तभी अर्जुन ने राम काका के दाएं हाथ पर एक हरे रंग का निशान देखा। वो निशान काफी पुराना दिख रहा था। वो निशान त्रिभुज की तरह था। वो निशान देखकर अर्जुन ने पूछा, काका आपके हाथ पर ये निशान कैसा?
बेटा ये निशान तो बंधुआ मजदूरी का है। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, बंधुआ मजदूरी की प्रथा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, है ना? और इसके लिए तो कानून भी बना है, और कानून के मुताबिक किसी से भी बंधुआ मजदूरी कराना अपराध है। हाँ बेटा, पर कानून तो बना है, पर वो सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही लागू होता है, हमारे गांव में नहीं। हमारे गांव के तो खुद के नियम और कानून होते हैं, जो बड़े लोगों ने कह दिया वो हमारे लिए कानून है। वैसे आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? काका ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जितनी मेरी उम्र है। मेरे सारे पूर्वज यहाँ पर बंधुआ मजदूर थे, यहाँ तक कि मेरी बहू और उसकी बच्ची लाली भी बंधुआ मजदूर है। क्या कहा? आपकी बहू भी है? हाँ। अभी कहाँ है वो इस वक्त? उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने मायके गई है, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। अच्छा, और आपका लड़का? मेरा लड़का? काका ने हंसते हुए कहा, हाँ आपका लड़का, वो कहाँ है अभी? वो तो भगवान के पास है अभी। अर्जुन ने शोक प्रकट करते हुए कहा, जानकर बड़ा दुख हुआ। वैसे कैसे हुई थी उसकी मौत? उसकी मौत हुई नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। क्या कहा? मारा गया था? किसने मारा था उसे? उस औरत की आत्मा ने। क्या कहा? उस औरत की आत्मा ने? अर्जुन ने चौंक कर कहा, हाँ उस औरत की आत्मा ने, क्योंकि जिन लोगों ने उसे उस दिन जलाया था उसमें से एक मेरा बेटा भी था। पीयूष जब रुद्र के कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि रुद्र तन्वी को देखे जा रहा था और तन्वी रुद्र को। ओह, कहाँ खो गया रुद्र? अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था कि माँ नीचे बुला रही है, और अब यहाँ तन्वी के साथ नैन मटक्का कर रहा है। पीयूष ने रुद्र को हिलाते हुए कहा, अरे कुछ भी, वो तो तन्वी गिर रही थी तो मैं उसे बस सहारा दे रहा था। क्या कहा? मैं गिर रही थी या तुमने मुझे धक्का मारा? और वैसे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे सहारा देने की, जिसे तुम्हें सहारा देना है वो नीचे मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ पता है मुझे, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो। ज्ञान तो देना ही पड़ेगा ना, तुम इतने बड़े बेवकूफ जो ठहरे। क्या कहा तुमने? बेवकूफ? अब बेवकूफ को बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तभी रुद्र की माँ की सीढ़ियों के नीचे से आवाज आती है, अरे रुद्र बेटा, और कितनी देर लगी तुझे? बस मैं आ रहा हूँ। रुद्र पीयूष का हाथ पकड़ता है और कहता है, चल नीचे, यहाँ को ज्यादा ही समझदार लोग खड़े हैं। जब रुद्र नीचे जाता है तो देखता है कि नीचे उसकी माँ, चाची, चाचा और स्वाति सब एक साथ खड़े थे। रुद्र के आते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र की माँ रुद्र के पास जाती है और अपनी आंखों में से काजल निकालकर रुद्र के गले की दाईं साइड पर लगा देती है और कहती है, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। नहीं लगेगी दीदी, हमारा रुद्र खूब छान दिख रहा है, मुझे तो डर है कि कहीं रुद्र को मेरी नजर ना लग जाए। इतना कहकर आयशा हंसने लगती है और 3 बार जमीन पर थूकती है, थू थू थू। आयशा को यूं अचानक थूकता देख रुद्र पूछता है, ये आप क्या कर रही हैं चाची? कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे, इसलिए थूक रही हूँ बेटा। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ऐसा करने से परिवार के सदस्य को परिवार वालों की नजर नहीं लगती है। आप बिना चाची मेरी कितनी फिक्र करती हैं। अरे कैसे नहीं करूं, तू भी तो मेरा बेटा ही है ना। बचपन से जितना तू दीदी के पास नहीं रहा उससे कहीं ज्यादा मेरे पास रहा है। और भूल गया, बचपन में तेरी कंघी और तेरे बालों पर तेल मैं ही ला कर देती थी, याद है चाची? मैं थोड़ी आपको भूल सकता हूँ। रुद्र अपनी चाची से बातें ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर तन्वी, अर्जुन, समीर और अनन्या सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आते हैं। अनन्या रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखती हुई कहती है, आज तो हीरो लग रहा है तू। वो तो मैं हूँ ही, रुद्र ने कहा। अरे कोई मुझे भी देख लो, मैं भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा हूँ, पीयूष ने कहा। हाँ सही का, एकदम हाथी दिख रहा है, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। क्या कहा तुमने? समीर के हाथ में कैमरा था, वो कहता है, चलो अब जल्दी से सबकी एक ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मुझे तो फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, आपको आज मेरी बहुत सारी फोटो खींचनी पड़ेंगी, स्वाति ने कहा। हाँ हाँ खींच दूंगा गुड़िया, समीर ने कहा। सब लोग एक साथ खड़े होने लगते हैं और जाने अनजाने में तन्वी रुद्र के बगल में खड़ी हो जाती है। जब समीर फोटो खींच रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि वो रुद्र के जस्ट बगल में खड़ी है। वो रुद्र के बगल से हटने लगती है, तभी समीर कहता है, क्या कर रही हो तन्वी, हिला क्यों रही हो? मुझे फोटो खींचना है, वीडियो नहीं बनाना तुम्हारा। सभी लोग एक साथ स्माइल करते हैं और समीर उनकी फोटो खींच देता है। 2 मिनट ऐसे ही रहना सब, समीर ने कहा। क्या हुआ समीर अब? अनन्या ने कहा। अरे पागल, मुझे भी तो फोटो में आने दे, एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं अपने मोबाइल से। समीर अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। बस बेटा हो गया,
वरना यदि यहीं पर फोटो खींचते रहोगे तो रुद्र की शादी की फोटो कब खींचोगे? रुद्र की माँ ने कहा, जी आंटी जी, हो गया बस। आयशा रुद्र की माँ को शादी का सेहरा देते हुए कहती है, लो दीदी, इसे पहना दीजिए रुद्र को, वक्त निकलता जा रहा है। रुद्र की माँ वो सेहरा अपने हाथ में लेती है और रुद्र को पहना देती है। अब बाहर चले, सारे मेहमान और पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, संतोष ने कहा। हाँ चलते हैं, रुद्र ने कहा, और वो वहां से जाने लगता है। तभी आयशा कहती है, अरे रुक रुद्र बेटा, क्या हुआ चाची? दूल्हा ऐसे मंडप में नहीं जाता है, फिर कैसे जाता है? रस्म के मुताबिक दूल्हे को अपनी माँ के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़कर मंडप तक जाना रहता है। ऐसा क्यों चाची? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तो तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, और आज तो तुम अपनी जिंदगी के नए पड़ाव में कदम रखने जा रहे हो, तो माँ का साथ तो होना ही चाहिए ना। और हमारे इसमें यही रीति रिवाज बरसों से चला आ रहा है। अच्छा, रुद्र ने कहा। रस्म के मुताबिक रुद्र अपनी माँ के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ता है और अपनी माँ के साथ गार्डन में लगे मंडप के पास जाने लगता है। उन्हीं के पीछे पीछे बाकी सब लोग जाने लगते हैं। मंडप के बीच में हवन कुंड बना था और उसी के पास पंडित जी बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। वर को बैठाइए, पंडित जी कहते हैं। रुद्र मंडप के अंदर जाकर बैठ जाता है। रुद्र के सभी दोस्त लोग मंडप के सामने लाइन से खड़े थे। बस सिर्फ समीर था जो उनके साथ नहीं था। वो रुद्र की फोटो खींचने में बिजी था। यार, ये शादी में हमेशा 7 फेरे और 7 वादे ही क्यों होते हैं? 8 भी तो हो सकते हैं ना। और ये जीने मरने का वादा भी करते हैं, तो बस 7 जन्मों तक का ही क्यों करते हैं? अनन्या कहती है, क्योंकि 8वें जन्म में पति पत्नी को झेल नहीं पाता। वैसे उन्हें तो पहले जन्म में पता चल जाता है कि उनमें बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर बेचारे क्या करें, वादा कर लिए होते हैं ना 7 जन्मों तक निभाने का, तो 8वें जन्म में उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पीयूष ने हंसते हुए कहा। तभी अर्जुन कहता है, ऐसा नहीं है मोटे, मैं बताता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में 64 कलाएं और 16 संस्कार जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सभी 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गृहस्थ धर्म के बाद ही 16 संस्कारों को पूर्णता प्रदान होती है। वैदिक रीति के अनुसार आदर्श विवाह में परिजनों के सामने अग्नि को अपना साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए जाते हैं। प्रारंभ के 3 फेरों में दुल्हन आगे चलती है और बाद के 4 फेरों में दूल्हा आगे चलता है। जब तक 7 फेरे पूर्ण नहीं होते तब तक विवाह पूरा नहीं होता। इन 7 फेरों को सप्तपदी भी कहा जाता है। 7 इसलिए क्योंकि वर्ष एवं महीनों के कालखंडों को 7 दिनांक के सप्ताह में विभाजित किया जाता है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से मिलने वाले 7 रंगों में प्रकट होते हैं। आकाश में इंद्रधनुष के समय वो 7 रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। वैवाहिक जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की सतरंगी छटा बिखेरती रहे, इस कामना से 7 फेरों और 7 वचनों की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और तुम्हें तो पता ही है, संगीत में 7 स्वर ही होते हैं। वधू को बुलाइए, पंडित जी कहते हैं। रुद्र की माँ आयशा को आंखों से इशारा करती है कि दुल्हन को वो लेकर आए। आयशा अपनी जेठानी का इशारा समझ जाती है और दुल्हन को लेने जाने लगती है। कुछ ही समय बाद आयशा लाल रंग की साड़ी में दुल्हन को लेकर आती है। दुल्हन ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, जिस कारण किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आयशा ने अपने हाथ दुल्हन के कंधों पर रखे थे और उसके साथ साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। दुल्हन के पैरों की पायल की आवाज उतने शोर में भी अलग ही सुनाई दे रही थी। छम छम छम। दुल्हन को आता देख पीयूष तन्वी से बोलता है, देख तन्वी आ गई तेरी सौतन। तन्वी पीयूष को घूरने लगती है। क्या बोला मोटे तूने? अनन्या ने कहा। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी अर्जुन कहता है, तुम लोगों ने एक बात नोटिस की क्या? सबने एक साथ कहा। हिंदू रिवाज के अनुसार दुल्हन की माया लड़की घर वाले उसे मंडप तक लाते हैं, लेकिन रुद्र की चाची उसे लेकर क्यों आई? वो तो लड़के वालों की तरफ से है ना। हो सकता है होने वाली दुल्हन रुद्र की चाची की रिश्तेदार हो, अनन्या ने कहा। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो रुद्र ने उसका चेहरा जरूर देखा होता और उसकी फोटो भी हमें दिखाई होती उस दिन। यार बात में दम तो है तेरी, पीयूष ने कहा। दुल्हन रुद्र के बगल में जाकर बैठ जाती है। वर वधू को गठबंधन से बांधिए, पंडित जी ने कहा। रुद्र की चाची आगे बढ़ती हैं और रुद्र के गमछे को दुल्हन के पल्लू से 3 गांठ बांध देती हैं। वो देख समीर को कैसे हंस हंसकर सबकी फोटो खींच रहा है। उसकी नजर तो हट ही नहीं रही दुल्हन के ऊपर से। हाँ यार सही कहा, फोटोग्राफर होने का यही फायदा है, पीयूष ने कहा। बहुत बड़ा वाला ठरकी है, कॉलेज की आदत अभी तक गई नहीं इसकी, अनन्या ने कहा। तभी अर्जुन तन्वी को घूरते हुए कहता है, ये क्या तन्वी, तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं? क्यों, क्या हुआ? तन्वी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या शादी के दिन या शुभ कामों के दिन काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, वरना अशुभ हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम अर्जुन? तन्वी ने कहा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जो काला रंग होता है रहस्य और गहराई का प्रतीक माना जाता है, ऐसी गहराई जिसका कोई सिरा नहीं होता है। तू ना रुद्र कुछ भी मत बोला कर, अनन्या ने कहा। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तंत्र शास्त्र की किताब में साफ साफ लिखा है, यदि काला जादू को सफल बनाना है तो काले कपड़े पहनना जरूरी है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने आज के दिन काले कपड़े इसलिए पहने ताकि यहाँ कुछ अशुभ हो, तन्वी ने गुस्से में बोला। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था तन्वी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि तुम्हें आज के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं अर्जुन,
मेरे काले कपड़े पहनने से यदि कुछ अशुभ होना होता तो अभी तक हो जाता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यदि मैं चाहूंगी तो रुद्र की दुल्हन भी अभी गायब हो जाए, और वो हो जाएगी। तन्वी ने जैसे ये शब्द बोले मंडप की लाइट धीरे धीरे बंद चालू होने लगती है। सब लोग कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? आयशा ने कहा। राम काका जरा देखना लाइट कैसे चली गई। संतोष ने कहा। जी छोटे मालिक अभी देखता हूँ। राम काका ने कहा। यार ये लाइट ऐसे अचानक कैसे चली गई? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार। अनन्या ने कहा। तभी लाइट आ जाती है और सबको रुद्र की माँ की चीख सुनाई देती है। हे भगवान! रुद्र के सभी दोस्त मंडप के पास भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। और जब उन्होंने मंडप की ओर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दुल्हन मंडप के अंदर नहीं थी, वो कहीं गायब हो जाती है। जिस गठबंधन से उसके आंचल को रुद्र के गमछे के साथ बांधा गया था वो खुला हुआ था। सभी मेहमान में हलचल मच जाती है और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे दुल्हन कहाँ चली गई? दुल्हन कहाँ गायब हुई अचानक? रुद्र और अनन्या नीचे जाने लगते हैं। कोई दरवाजा इतने जोर जोर से खटखटाया जा रहा था कि घर में सभी लोगों की नींद खुल गई थी। जब अनन्या और रुद्र नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन, पीयूष, समीर, संतोष, आयशा, तन्वी और स्वाति सभी एक साथ नीचे खड़े थे। सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, कितनी रात में दरवाजे पर कौन होगा? रुद्र बेटा इतनी रात गए कौन होगा? आयशा ने कहा। आप डरिए मत चाची, मैं देखता हूँ। रुद्र दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है। इतनी रात में कौन आ सकता है यार? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार। समीर ने कहा। वो तो अब तभी पता चलेगा जब दरवाजा खुलेगा। अर्जुन ने कहा। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ मैं। अंदर नहीं बुलाओगे? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा। आओ ना। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है और उसी के पीछे एक व्यक्ति और आता है। जब घर वालों ने उन दोनों व्यक्ति को देखा तो सबको सांप सूंघ जाता है। वो दोनों पुलिस वाले थे। वो पुलिस वाला अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अजय देशपांडे है और मैं जिले का इंस्पेक्टर हूँ। और मैं साहब का असिस्टेंट माखनलाल। अजय के साथ वाले आदमी ने कहा। सुना है यहाँ पर आज शादी होने वाली थी? अजय ने कहा। हाँ पर हुई नहीं। रुद्र ने कहा। होती कैसे? दुल्हन जो भाग गई। माखनलाल ने हंसते हुए कहा। दुल्हन भाग गई है या उसे गायब करवाया गया है ये तो माखनलाल केस की तहकीकात करने पर ही पता चलेगा। अजय ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। रुद्र अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। एक बात बताओ माखनलाल, यदि तुम्हारे घर की होने वाली बहू बीच मंडप से अचानक गायब हो जाए तो क्या तुम इन लोगों की तरह ही घोड़े बेचकर आराम से सोओगे? पुलिस को इत्तला नहीं करोगे क्या? देखिए हम कल सुबह आपके पास आने ही वाले थे, संतोष ने हड़बड़ाते हुए कहा। सुबह तक तो बहुत देर हो जाती है अंकल जी, और आपको तो पता ही है इस गांव की औरतों के साथ क्या क्या होता है। अजय ने कहा। यदि हम आपके पास आते तो आप यही कहते कि जब तक दुल्हन के गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। रुद्र ने कहा। लगता है बहुत कानून पढ़ा है तुमने, पर शायद तुम भूल रहे हो कि ये शहर नहीं गांव है। गांव और शहर में बहुत फर्क होता है। हाँ पता है मुझे, पर क्या आप मुझे इतनी रात गए मेरे घर आने का कारण बताना चाहेंगे? यार एक लड़की गायब हो गई है और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि पुलिस क्यों आई है? इस केस की तहकीकात करने आए हम, माखनलाल ने कहा। पर केस किसने दर्ज करवाया? रुद्र ने कहा। हमारा नाम अजय पांडे है और हम इंतजार नहीं करते किसी के केस दर्ज करवाने का। अपने केस हम खुद ही दर्ज करवा लेते हैं। अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप सभी से चाहूंगा कि इस पूछताछ में हमारी मदद करो और जो सवाल आप सभी से पूछा जाए उसका सही सही और सीधा सीधा जवाब दें। जी ठीक है पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पूछिए आपको जो पूछना है, संतोष ने कहा। आपकी होने वाली पत्नी का क्या नाम था मिस्टर रुद्र? जी गौरी प्रजापति। अरे गौरी से याद आया, उसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कम से कम उन्हें तो रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना। गौरी अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। आयशा ने कहा। कोई रिश्तेदार तो होगा? माखनलाल ने कहा। जी नहीं, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आयशा ने कहा। ये तो और भी हैरानी करने वाली बात हो गई माखनलाल। अपराधियों ने सोचा ऐसी लड़की को गायब करो जिसका कोई रिश्तेदार ही ना हो, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाएगा और कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? रुद्र ने कहा। मैं बस ये कह रहा था कि आपके पास उसकी कोई फोटो वगैरह है? जी नहीं। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक फोटो तो होगी, आखिर रिश्ता जोड़ा है आपने उससे, अजय ने हैरानी के साथ कहा। जी नहीं, हमारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। आयशा ने कहा।
कहाँ पर और किस गांव की रहने वाली है ये तो पता होगा आपको। माखनलाल ने कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें गोरी के बारे में कुछ नहीं पता, जो भी पता है वो दीदी को पता है। तो कहाँ पर है आपकी दीदी? उन्हीं को बुला दीजिए, उन्हीं से सब पूछ लेंगे। उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप कल सुबह आ जाएं। संतोष ने कहा, ठीक है, पर एक बात बताइए, आप दोनों तो चाचा चाची है ना रुद्र के, फिर आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर की होने वाली बहू कहाँ पर रहती है और कैसे दिखती है? ऐसे कैसे रिश्ता जोड़ लिया आपने? मैं तो हैरान हूं ये जानकर। अजय ने कहा, 1 महीने पहले हम लोग मेरे मायके गए थे। जब हम वापस आए तो जेठानी जी ने हमें बताया कि उन्होंने रुद्र के लिए एक लड़की पसंद की है और उन्होंने उससे शादी की बात भी कर ली थी। और हमारे घर में जेठानी जी के खिलाफ कोई नहीं जाता, वो बड़ी है ना सबसे, और शादी की तैयारी जल्दी जल्दी में हुई, जिस कारण हम लड़की को देख नहीं पाए। सब जेठानी जी ने ही किया है। आयशा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम फिर कल आते हैं, आप सभी तैयार रहिएगा सवाल जवाब के लिए, बहुत से पुराने जख्म ताजा होने वाले हैं। अजय ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। सभी लोग अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं। रुद्र सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी अर्जुन उसके पास जाता है और उससे पूछता है, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये पुलिस वाला उससे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहा था। करेगा कैसे नहीं, दोस्त जो था मेरा था, मतलब बचपन में हम दोस्त थे और अब दुश्मन बन गए। दुश्मन बन गए? पर कैसे? वही तो मुझे नहीं पता यार, बचपन की बहुत सी बातें भूल गया हूं मैं। ये देख, मेरे सिर पर ये चोट का निशान देख रहा है? जब से बचपन में मेरे सिर पर लगा है, बहुत सी बातें भूल गया मैं। और ऐसा ही निशान अभी वो अजय आया था ना, उसके सिर पर भी है। रुद्र ने अपना निशान दिखाते हुए कहा। रुद्र के सिर के बाईं साइड छोटा सा काला निशान था। उस निशान को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे गिरने के कारण लगा है या किसी ने उसको गहरा घाव दिया है। हाँ यार, मैंने तो उस निशान पर कभी गौर ही नहीं किया था। कैसे करता? मैं अपने बालों के पीछे से छुपा कर जो रखता था। पर यार मुझे ना ये अजय कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं दुश्मनी निकालने के लिए तो तुझे फंसा ना दे। भाई तू डर मत, और वैसे भी जब मैंने कुछ गलत काम किया नहीं तो मैं क्यों डरूं? यार तूने कोई गलत काम नहीं किया, पर तेरे परिवार के लोगों ने तो किया है ना। याद है, आज से 18 साल पहले मेघ गांव की एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं पूर्वजों द्वारा किया गया पाप उसकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। यार प्लीज वो बात याद मत दिला। जब से बचपन में वो औरत वाला कांड हुआ था ना, मैं सो नहीं पाता था। तभी तो पापा ने मुझे शहर भेज दिया था, और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि पापा की अचानक मौत हो गई। पता नहीं पापा की मौत कैसे हुई थी। ये रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। इसी वजह से तो माँ मुझे यहाँ इस गाँव में रहने नहीं देती थी, कहती रहती थी वो चुड़ैल मार देगी तुझे। क्या तू भरोसा करता है इन सब बातों पर? यार पागल हो रहा है क्या? पर माँ जो करने को बोलती है वो मैं कर लेता हूँ, चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो। क्योंकि तुझे पता तो है ना, कोई भी माँ कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी। वो अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। हाँ ये तो सही कहा तूने। पर एक बात बता, तुझे कैसे पता कि 18 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था मेघ गांव में? यार भूल गया तू? तुझे बताया था ना, यहाँ आते वक्त राम काका ने हमें कहानी सुनाई थी। लगता है राम काका तुझे मेरे बचपन के सारे राज बताकर ही मानेंगे। रुद्र ने हंसते हुए कहा। चल अब सोने चलते हैं, वरना बात करते करते यही सुबह हो जाएगी। हाँ चल। अर्जुन और रुद्र सोने के लिए जाने लगते हैं। सभी लोग सो चुके थे। संतोष आयशा एक कमरे में सो रहे थे, तन्वी अनन्या और स्वाति एक कमरे में, और रुद्र अर्जुन पीयूष और समीर दूसरे कमरे में। भोर के 4 बज रहे थे और अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। अर्जुन के बगल में ही समीर सो रहा था, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ अर्जुन, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? समीर ने उठकर धीरे से अर्जुन से कहा। यार तलब लगी है। यार वो तो मुझे भी लगी है। तो फिर चलें? कहाँ चलें? बाहर पागल, यहाँ पर पिएगा क्या? हाँ चल, पर तेरे पास रखी तो है ना? हाँ भाई रखी है, पर यार गेट तो बंद होगा ना हवेली का, और यदि इतनी रात को खोला तो सब लोग जाग जाएंगे। उसका भी इंतजाम है मेरे पास। हवेली के 2 गेट हैं, जो एक आगे खुलता है और एक पीछे। तो हम पीछे वाले गेट से बाहर जाएंगे, और वो गेट ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। तुझे कैसे पता कि हवेली के 2 गेट हैं? राम काका ने बताया था जब हवेली के बारे में पूछ रहा था। समीर और अर्जुन हवेली के पीछे वाले गेट से बाहर चले जाते हैं। बाहर बड़ा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अब निकल भी, समीर ने कहा। हाँ भाई निकलता हूँ, सब्र कर। अर्जुन अपनी जेब में से सिगरेट और लाइटर निकालता है। कौन सी ब्रांड लाया है? वही हमेशा वाली अमेरिकन। ये हुई ना बात। अर्जुन अपने मुंह में सिगरेट रखता है और उसे लाइटर से जलाने लगता है। यार तेरी आदत अभी तक गई नहीं क्या, रात में सोने से पहले सिगरेट पीने की? यार आदत बनाई इसलिए जाती है ताकि छोड़े ना, और तुझे तो पता ही है मैं लेखक हूँ। जब तक एक दो कंदर नहीं खींचता, कविताएं कागज पर नहीं उतरती। सही कहा है, दुनिया में हर कोई अलग रीजन से सिगरेट पीता है। कोई घर के स्ट्रेस के कारण, कोई नौकरी के कारण, तो कोई छोकरी के कारण। इन सब का तो ठीक है, पर तू क्यों पीता है? कोई शौक के कारण भी पीता है भाई? समीर ने हंसते हुए कहा। हाँ पर किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, वरना वो विनाश का कारण बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, समीर ने कहा। अर्जुन और समीर बातें ही कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ चीज ठोकने की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। यार तुमने आवाज सुनी? समीर ने कहा। हाँ यार सुनी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े से कुछ ठोक रहा हो।
ये आवाज तो आगे वाले गेट से आ रही है। हाँ सही कहा, चल देखते हैं। रुक यहीं, पीछे से चल, ये रास्ता आगे वाले गेट के पास ही जाता है। अर्जुन और समीर बड़े वाले रास्ते से आगे जाने लगते हैं। वो दोनों जब आगे पहुंचते हैं तो दूर से ही खड़े होकर देखते हैं रुद्र की चाची हवेली के दरवाजे की दीवार पर हथौड़े ये एक बड़ी और मोटी सी कील ठोक रही थी। ठक ठक ठक। अब ये रुद्र की चाची आधी रात को इस दरवाजे पर इतनी मोटी कील क्यों ठोक रही है और करना क्या चाहती है? ये मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। समीर ने कहा। आज दिन कौन सा है? अर्जुन ने पूछा। मंगलवार। पर क्यों? क्या चाची के हाथ में जिससे उन्होंने कील पकड़ी है उसमें रुद्राक्ष की माला भी है? हाँ। पर तू बताएगा, तू मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है? या रुद्र की चाची कीलन प्रक्रिया कर रही है? ये कीलन क्या होता है? अब रुद्र की चाची एक हाथ से कील पकड़ी हुई थी और अपने दूसरे हाथ से हथौड़े की कील ठोक रही थी। वो एक ही मंत्र बार बार दोहराई जा रही थी। आस की कीलू, पास कीलू, अपनी काया जागदा मसान कीलू, बैठी कीलू छाया, इसर का कोट बर्मा की थाली, मेरे घाट पिंड का अनुमान, वीर रखवाला। यार तू बताएगा ये कीलन क्या है? समीर ने पूछा। कीलन का अर्थ है सुरक्षा कवच। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सुरक्षा कवच में बांधने की प्रक्रिया को कीलन कहते हैं और बंधे हुए को मुक्त करने की प्रक्रिया को उत्कीलन कहते हैं। इस प्रकार को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन किया जाता है। इसमें आपके दरवाजे पर कील ठोक दी जाती है, पर ऐसा करने से बुरी आत्माएं आपको रोकती हैं, इसलिए हाथ में रुद्राक्ष पकड़कर मंत्र का जाप किया जाता है। पर रुद्र की चाची ये सब क्यों कर रही हैं? हो सकता है उन्हें डर हो कोई बुरा साया घर के अंदर ना आ जाए। भाई ये गांव बहुत अजीब है। पहले दुल्हन कहीं अचानक गायब होना और अब ये चाची का भोर में दीवार पर कील ठोकना, ये सब तो बस शुरुआत है समीर। आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा और मुझे तो लगता है अभी कहानी की शुरुआत भी नहीं हुई है। सुबह हो गई थी और सभी लोग उठ गए थे। रुद्र हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी माँ को होश आ गया था। माँ आपको होश आ गया? रुद्र ने कहा। हाँ बेटा आ गया। रुद्र अपनी माँ के पास जाता है और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लग जाता है और कहता है, आपको नहीं पता माँ, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आप क्यों लेती हो इतना टेंशन? बेटा टेंशन लेने वाली बात तो है ही ना। ऐसे बीच मंडप से अगर दुल्हन गायब हो जाए तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? माँ मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आखिर तेरे लिए आखिर दुल्हन तो मैंने ही देखी थी ना। हाँ पर इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। यदि वो कहीं गायब हो गई या चली गई तो तू फिक्र मत कर, देखना उससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी तेरे लिए। रुद्र की माँ ने जैसे ये बात कही वहां पर तन्वी चाय की ट्रे लेकर आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तन्वी बेटा तुम आओ ना। रुद्र की माँ ने तन्वी को देखकर कहा, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, ये लीजिए। तन्वी ने चाय की ट्रे आगे बढ़ाते हुए कहा। रुद्र की माँ और रुद्र चाय की ट्रे में से चाय के कप उठाने लगते हैं। ट्रे में एक बड़ा और एक छोटा चाय का कप था। अरे ये क्या, तुम रुद्र के लिए बड़े कप में चाय लेकर आई हो? तुम्हें कैसे पता कि रुद्र छोटे कप में चाय नहीं पीता है? रुद्र की माँ ने छोटा वाला चाय का कप उठाते हुए कहा। वो चाय बनाई है ना मैंने, पर छानी चाची ने, उन्होंने बताया कि रुद्र बड़े कप में चाय पीता है। तन्वी ने हगलाते हुए कहा। अच्छा। रुद्र की माँ ने चाय का घूंट पीते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने चाय पी वो कहने लगी, अरे इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रुद्र जब चाय बनाता है तब आता है। तन्वी जैसे ये बात सुनती है वो घबरा जाती है और कहती है, चाची ने मुझे नीचे बुलाया था, मैं जाती हूँ। तन्वी वहां से जाने लगती है। रुद्र चाय पीने लगता है। रुद्र जैसे ही चाय का पहला घूंट पीता है उसको याद आता है भोपाल की मिनाल कॉलोनी का रूम नंबर 205, जहां पर वो समीर, पीयूष और अर्जुन एक साथ किराए में रहते थे। उनको याद आता है जब तन्वी उसके रूम पर पढ़ाई करने आया करती थी। तन्वी और रुद्र जमीन पर चटाई बिछाकर पढ़ाई कर रहे थे। रुद्र बोर्ड पर ड्राफ्ट सेट कर रहा था। रुद्र ये पॉइंट क्या होता है? तन्वी ने कहा। जैसे तुम्हारे माथे की छोटी सी बिंदी है वैसे ही पॉइंट होता है। मतलब जो जरूरी नहीं है पर यदि कहीं पर लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देता है। जिस तरह बिंदी तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बढ़ा देती है, इंग्लिश में बोले तो point is which has no dimension or negligible length. अच्छा, front view is also known as elevation top, view is also known as plain side view, is also known as end view. रुद्र तन्वी को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में समझाया जा रहा था और तन्वी अपने हाथ में रोलर स्केल ले बार बार रोलर को हाथ से घुमाए जा रही थी। तन्वी को देखकर रुद्र समझ जाता है
कि तन्वी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ तन्वी, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं रुद्र, समझ में तो आ रहा है, पर तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। पर क्या, ऐसी उबासी क्यों ले रही हो? रुद्र, वो मुझे चाय पीनी है। अभी दोपहर के 3 बजे? हाँ अभी। तुम्हें पता नहीं है क्या चाय पीने से नींद चली जाती है? और आप जो काम करते हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हो, मुझे तो लगता है कि चाय को नेशनल एनर्जी ड्रिंक घोषित कर देना चाहिए। नेशनल एनर्जी ड्रिंक घोषित बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो, कल ईडी का मीट सेम है। हाँ पता है मुझे, पर चाय पिए बिना मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, फिर ऐसा करो, किचन में सब सामान रखा हुआ है, जाओ और बना लो चाय। रुद्र, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता और चाय बनानी भी नहीं आती। मेरे रूम पर सब अनन्या ही बनाती है। यार तन्वी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती, ये तो नेसेसरी है ना, छोटे से बच्चे को भी आती होगी। रुद्र, तुम ही बना दो ना प्लीज, और इसी बहाने मैं सीख भी जाऊंगी, तन्वी ने प्यार से बोला। ठीक है, पर पहली और आखिरी बार अच्छे से देख भी लेना और सीख भी लेना कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है? रुद्र तन्वी को अपने किचन में ले जाता है। देखो अभी मैं तुम्हें दोनों के हिसाब से चाय बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले 2 कप दूध नापकर चाय के हत्थे में डाल दो, बस थोड़ा सा ही पानी डालो, जिससे जब चाय पके तो पानी की भाप बने, दूध की नहीं। उसके बाद 4 चम्मच शक्कर डालना, और देखो चाय पत्ती कभी भी चम्मच से नापकर मत डालना, उसे हमेशा अपने हाथों से डालना और उसकी खुशबू को महसूस करना। जब तुम्हें लगे कि इतनी मुट्ठी चाय पत्ती 2 कप के लिए ठीक है, तो तुम्हारे हाथ अपने आप रुक जाएंगे। शुरू में वक्त लगेगा। जब चाय में उबाल आने लग जाए तो अदरक को कूट लेना और फिर डालना। उबाल आने से पहले मत डालना, वरना दूध फट सकता है। और बस हो गया आधा काम। और अब चाय पकने लगे तो 1 चम्मच से उसे हिलाते रहना ताकि वो अटे ना। जब चाय की खुशबू तुम्हारी सांसों में समा जाए तो बस समझ लेना चाय बन गई। और यदि आपकी नाक बंद हो और चाय की खुशबू ना ही आए तो तन्वी के रुद्र के साथ शरारत करते हुए कहा। और यदि आपकी नाक बंद हो और चाय की खुशबू ही ना आए तो तन्वी ने रुद्र के साथ शरारत करते हुए कहा। यदि नाक बंद हो तो चाय का रूप देखकर समझ जाओ। क्या कहा? चाय का रूप देखकर? वो कैसे? देखो, दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है, कुंवारी लड़की की तरह। और जब हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं तो दूध का रंग बदलने लगता है, ठीक उस तरह जब किसी कुंवारी लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है। जिस तरह सिंदूर का रंग कत्थई होता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी चाय का रंग भी कत्थई होता है। जब तुम्हें कत्थई रंग दिखे तो समझ जाना चाय तैयार हो गई है। ठीक है मेरे चाय वाले बाबू, तन्वी ने हंसते हुए कहा। तभी रुद्र का मोबाइल बजने लगता है और वो दूसरे कमरे में चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि तन्वी चाय छान रही थी। तभी वो उसे हाथ से रोकते हुए कहता है, रुको तन्वी, क्यों, क्या हुआ? वो मैं छोटे कप में चाय नहीं पीता। क्यों? बस आदत है बचपन से, और आदत कभी बदलती नहीं। तुम बिना रुद्र पर आदत बदलना सीख लो, शादी के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, तन्वी ने हंसते हुए कहा। अरे रुद्र बेटा, कहाँ खो गए? रुद्र की माँ ने रुद्र को हिलाते हुए कहा। कहीं भी तो नहीं माँ, बस यूं ही। रुद्र और उसकी माँ चाय ही पी रहे थे, तभी वहां पर राम काका आ जाते हैं और कहते हैं, बड़ी मालकिन, वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं और वो आपको नीचे बुला रहे हैं। उनसे कहो कि वो इंतजार करें, हम बस अभी आते हैं। अजय और माखनलाल घर के सभी लोगों के साथ नीचे हॉल में रुद्र और उसकी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से रुद्र और उसकी माँ नीचे आते हैं। जैसे ही रुद्र की माँ नीचे आती है, अजय उनके पास जाता है और उनके पैर पड़ते हुए कहता है, कैसी आंटी जी आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं माफी चाहूंगा, आपकी तबीयत खराब है और इस हालत में मैं आपसे सवाल जवाब करने आ गया। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आखिर तुम अपना फर्ज ही तो निभा रहे हो। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैं जानना चाहता हूँ कि आपको गोरी कैसे मिली और कैसे आपने रुद्र की शादी उससे तय कर दी। हर एक छोटी से छोटी बात जो आपको उसके बारे में याद हो। आज से 1 महीने पहले की बात है। आयशा और संतोष आयशा के मायके गए थे और रुद्र बैंगलोर में अपनी जॉब पर था। मैं राम काका के साथ मेघनाथ मंदिर गई थी। जब मैं वापस आ रही थी तो हमारी कार अचानक बीच रास्ते में पंचर हो गई। राम काका मैकेनिक को लेने चले गए और मैं उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते काफी वक्त हो गया था, पर राम काका बहुत देर से नहीं आए थे। गर्मी बहुत थी, इस वजह से मुझे प्यास लगने लगी। मैं कार के अंदर से निकली और बाहर पानी ढूंढने लगी। बहुत दूर चलने के बाद भी मुझे कहीं पानी नहीं मिला। मेरा गला सूखे जा रहा था। तेज धूप में चलते चलते पता नहीं कब मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में एक खटिया के ऊपर लेटी हुई थी। मैं उठी और मैंने आवाज दी, मैं कहाँ पर हूँ, कोई है? तभी एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, अरे माँ जी, आप उठ गई? उस लड़की की कोयल की तरह मीठी आवाज थी। हाँ बेटी, पर मैं कहाँ हूँ? ये पहाड़ी वाली झोपड़ी है। जब मैं गोंदिया से वापस आ रही थी तो आते वक्त रास्ते में मैंने आपको बेहोश देखा तो आपको यहाँ ले आई। शुक्रिया बेटी, मेरी जान बचाने के लिए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात हुई माँ जी,
आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर तुम अकेली रहती हो क्या? कोई दिख नहीं रहा। मेरा नाम गौरी है और 1 साल हो गया मेरे पिता को गुजरे हुए। जब से वो मुझे छोड़ कर गए हैं मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बापू खिलौने बनाते थे और उन्होंने मुझे भी सिखाया था, बस वही बनाकर गोंदिया शहर में बेच देती हूँ। देखिए कैसी दिख रही है, गौरी ने गुड़िया देते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं आपको आपकी कार तक छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? बस नहीं ले सकती माँ जी, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। गरीब हूँ पर खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाती हूँ। अरे पागल, ये भीख में दिए हुए पैसे थोड़ी हैं। एक काम कर, तू ये तेरी गुड़िया मुझे दे दे और इसके बदले तू ये पैसे मुझसे ले ले। अब तो ठीक है ना? रुद्र की माँ ने गुड़िया अपने हाथ में और पैसे गौरी के हाथ में देते हुए कहा। फिर ठीक है माँ जी, गौरी ने हंसते हुए कहा। जब मैं उस गुड़िया को अपने घर लेकर आई तो पता नहीं क्या जादू था उसमें, ऐसा लगता था जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रही हो। पूरी गौरी की तरह दिखती थी मुझे वो, और रह रहकर उसकी याद दिलाती थी। गौरी की हंसी, उसकी आवाज मेरे मन में बस गई थी। और फिर एक दिन जब मैं फिर मेघनाथ मंदिर गई तो फिर मुझे वो रास्ते में मिली। इस तरह मैं उसे अच्छे से जानने पहचानने लग गई। उसके घर जाने लगी, उससे बात करने लगी। मुझे अच्छा लगता था उससे बातें करना और उसके साथ बैठना। खाना भी वो बहुत अच्छा बनाती थी। मुझे रुद्र के लिए एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी। जब मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी, पहले तो उसने मना कर दिया, पर जब मैंने उससे विनती की और बहुत समझाया तो वो मान गई। मैंने कहा तुम शादी खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं उठा लूंगी, बस तुम मेरे घर की दुल्हन बन जाओ। वो भी बहुत खुश थी, पर पता नहीं वो शादी वाले दिन अचानक कैसे गायब हो गई, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अरे दुल्हन कहाँ चली गई? मंडप में उपस्थित एक मेहमान ने हैरानी के साथ कहा। ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है दुल्हन? दूसरे मेहमान ने कहा। रुद्र अपनी जगह से उठता है और दुल्हन को ढूंढने लग जाता है। सभी लोग दुल्हन को ढूंढने लग जाते हैं। अर्जुन और समीर हवेली के अंदर दुल्हन को ढूंढने लगते हैं और बाकी सब गार्डन में ही दुल्हन को ढूंढ रहे थे। समीर मिली क्या? अर्जुन ने कहा। नहीं भाई, नहीं मिली। अचानक लाइट जाती कहाँ गायब हो गई? लाइट जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था ना? हाँ यार, पता नहीं, मुझे तो ये गाँव ही बहुत विचित्र लगता है। हाँ यार, बहुत देर ढूंढने के बाद भी दुल्हन किसी को कहीं नहीं मिलती है। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे अचानक बीच मंडप से दुल्हन कहाँ गायब हो सकती है। रुद्र की माँ और चाची मंडप के अंदर खड़े थे। तभी रुद्र की माँ अपना हाथ अपने सिर पर रखती है जैसे उसको चक्कर आ रहे हों। वो धीमी धीमी आवाज में रुद्र बोलते हुए बेहोश हो जाती है। अपनी जेठानी को बेहोश होते हुए देख आयशा की चीख निकल जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, दीदी। जब रुद्र देखता है तो उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई है। वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, उठो माँ, ये आपको क्या हो गया आपको? सभी लोग रुद्र की माँ को घेर लेते हैं जिससे गर्मी होने लगती है। समीर और अर्जुन सभी को वहां से हटाने लगते हैं और कहते हैं, आप लोग जरा साइड हो जाइए और हवा न दीजिए, कोई डॉक्टर को फोन करो, आयशा ने कहा। रुद्र के चाचा अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। हेलो, आस्था हॉस्पिटल, आप जल्दी से किसी डॉक्टर को भेज दिए। रुद्र अपनी माँ को उठाता है और हवेली के अंदर ले जाता है। रुद्र की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और अभी तक बेहोश थी। घर के बाकी सब लोग भी उसी कमरे में थे। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे घर को, आयशा ने रोते हुए कहा। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तन्वी ने कहा। सारे मेहमान पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कितनी बदनामी होगी अब हमारी पूरे समाज में। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान सब जल्दी सब ठीक कर देंगे, अर्जुन ने कहा। रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस अपनी माँ के पास चुपचाप बैठा हुआ था और उनके माथे पर बार बार हाथ फेर रहा था। रुद्र के चाचा और राम काका सब मेहमानों के साथ मंडप में खड़े थे। रुद्र के चाचा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब मेहमानों से क्या बोलें, उनको क्या जवाब दें कि दुल्हन कहाँ गायब हो गई। बहुत सोचने के बाद अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वो बोलते हैं, आप सभी यहाँ पधारे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी कारणवश ये शादी नहीं हो सकती, मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। मेरी आपसे विनती है कि आप सभी सुबह से भूखे होंगे तो खाना खाकर अवश्य जाइएगा। इतना कहकर संतोष हवेली के अंदर जाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद राम काका एक डॉक्टर महिला को लेकर हवेली के अंदर आते हैं जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष होगी।
जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा और थोड़ी सी हेल्दी। घर के सारे लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे, बस रुद्र और आयशा ही लता के रूम में बैठे थे। राम काका डॉक्टर को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। डॉक्टर को देखकर रुद्र अपनी जगह से उठ जाता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है, अच्छा हुआ डॉक्टर जो आप आ गई। देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ है, इतनी देर हो गई, उन्हें होश नहीं आया। देखिए मैं उनका चेकअप करती हूँ, जब तक आप दोनों प्लीज इस कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रुद्र और आयशा कमरे से बाहर चले जाते हैं और सबके साथ नीचे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। रुद्र भागते हुए उनके पास जाता है और पूछता है, अब कैसी है मेरी माँ की तबीयत? देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उन्हें थोड़ी कमजोरी थी, मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। अब उन्हें कुछ आराम करने की जरूरत है और हाँ मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, आप कल सुबह उसे ले आइएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर अपने बैग में से एक पेन और कागज निकालती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है और उस कागज में दवाइयों के नाम लिखने लगती है। जब से डॉक्टर नीचे आई थी अर्जुन उन्हीं को घूरे जा रहा था। ये लीजिए मैंने 3 दिन की दवाइयां लिख दी है, डॉक्टर ने रुद्र को पर्चा देते हुए कहा। जी डॉक्टर। डॉक्टर वहां से जाने लगती है, तभी अर्जुन उस डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, जी आपका नाम? जी मेरा नाम डॉक्टर माधवी शर्मा है। माधवी शर्मा। अर्जुन ने नाम दोहराते हुए कहा, क्यों क्या हुआ आपको, मेरा नाम पसंद नहीं आया क्या? डॉक्टर माधवी ने हंसते हुए कहा, जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका नाम बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जी माफ कीजिएगा पर मैंने तो कहीं नहीं देखा। अर्जुन अपने दिमाग पर जोर देता है और कहता है, आप इंदौर से हैं क्या? हाँ आपको कैसे पता? अपोलो हॉस्पिटल से? हाँ पर आपको कैसे पता? मैंने आपको वहीं देखा था शायद। फिर यहाँ बलमा टोला में कैसे? यहाँ पर हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, पास ही के गांव दास गांव में हम हर गांव में कैंप लगा रहे हैं। अच्छा पर मैंने इससे पहले आपको कहीं देखा है, अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जब जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। जी शुक्रिया आपका, अर्जुन ने कहा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज है मेरा। रात के 10 बज रहे थे। रुद्र अपनी माँ के पास बैठा हुआ था जो इस वक्त आराम कर रही थी और बाकी सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी तन्वी देखती है कि स्वाति अपने पेट को जोर से दबा रही थी, जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। क्या हुआ स्वाति बेटा? कुछ तो नहीं दीदी। घबराओ नहीं बेटा, बताओ। वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना, यदि खाना नहीं खाओगी तो। चलो तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल कर देती हूँ। नहीं दीदी मुझे नहीं खाना। देखो ऐसे मना नहीं करते, मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही हो, इसलिए ना क्योंकि आंटी जी की तबीयत खराब है। पर यदि हम लोग खाना नहीं खाएंगे और अपनी तबीयत खराब कर लेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तन्वी की बात सुनकर अनन्या ने कहा, तन्वी सही बोल रही है, हम सभी को भी अपना ख्याल रखना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। हाँ तन्वी ठीक बोल रही है, संतोष ने कहा। सभी लोग खाना खाने साथ साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तन्वी और अनन्या सबके लिए खाना निकाल रही थी। जब तन्वी रसोई घर से खाना लेकर आई तो उसने देखा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रुद्र को छोड़कर वो वहाँ पर नहीं था। तन्वी रुद्र की चाची से पूछती है, रुद्र नहीं आया क्या? वो नहीं आएगा, बचपन से वो ऐसा ही है, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता उसे। बचपन में जब वो 10 साल का था तो उसके पापा की अचानक मौत हो गई और उसी दिन उसके दादा को लकवा हो गया। इस सदमे से बहुत देर से उभर पाया था वो। अब उसे डर लगा रहता है कि कहीं वो अपनी माँ को भी ना खो दे, इसलिए उनकी हर एक इच्छा पूरी करता है। हमारा रुद्र माँ का कहना कभी नहीं टालता। सही कहा आपने, जितना प्यार रुद्र अपनी माँ से करता है वो उतना प्यार किसी से नहीं कर सकता है, तन्वी ने कहा। सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे, तभी तन्वी की नींद खुलती है और वो अनन्या को उठाती है। अनन्या उठो, क्या हुआ तन्वी, इतनी रात को क्यों उठा रही हो? एक काम करेगी इतनी रात को? हाँ प्लीज, ये काम तुम ही कर सकती हो। बोलो मेरे साथ नीचे चलो। अभी इतनी रात को? हाँ चलो ना। बात क्या है जरा ये तो बताओ पहले। तुम नीचे चलो, मैं सब बताती हूँ। अनन्या तन्वी के साथ रसोई घर में जाती है। तन्वी एक प्लेट में थोड़ा सा चावल दाल और कुछ रोटियां निकाल देती है और अनन्या से कहती है, ये थाली मैंने रुद्र के लिए बनाई है, क्या तुम उसे ले जाकर दे दोगी? तुम क्यों नहीं दे देती? अनन्या, अगर मैं देने गई तो रुद्र को लगेगा कि मैं अभी उससे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसको ये लगे, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है और एक बार जो आईना टूट जाए उसमें दोबारा चेहरा नहीं दिखता, वो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा होता है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें उस कांच के टुकड़े को जोड़ने की, वो हमें सिर्फ जख्म ही देता है। तुम तो मुझे समझ सकती हो ना, कॉलेज में हॉस्टल में हमेशा एक तुम ही थी जिसने मेरा साथ दिया है। हाँ तन्वी, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें तो पता है ना, रुद्र की चाची भी उसे खाना देने के लिए गई थी पर उसने नहीं खाया। वो बहुत जिद्दी है, मेरे हाथों से भी नहीं खाएगा। वो खाएगा, बस तुम उससे इतना कहना, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले नहीं होते। क्या क्या ये सब क्या? कुछ मत करो, ये थाली लो और रुद्र को देकर आओ चुपचाप। जाओ जल्दी। अब अनन्या वो थाली उठाती है और रुद्र के पास जाने लगती है। जब अनन्या रुद्र के पास पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र अभी भी जाग रहा था और अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनन्या ने कहा। हाँ रुद्र, ये खाना खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है। देखो, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले हुए नहीं होते।
रुद्र ने जैसे ये बात सुनी वो अनन्या को घूरने लग जाता है। अब तो खाओगे ना? अनन्या ने कहा। हाँ। इतना कहकर रुद्र रोटी का निवाला तोड़ने लगता है। रुद्र जैसे ही रोटी का पहला निवाला तोड़ता है उसको याद आता है यूआईटी कॉलेज में उसका और तन्वी का कॉलेज की कैंटीन की कैनोपी में साथ साथ बैठना, जहां पर वो तन्वी के साथ बैठकर घंटों बातें करता रहता था। रुद्र और तन्वी कैंटीन की कैनोपी में बैठकर एक टिफिन में से खाना खा रहे थे। टिफिन के अंदर भिंडी की सब्जी और रोटियां थी। रुद्र, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? तन्वी ने कहा। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता। फिर तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो क्या हुआ, तुम बना दिया करना। मैडम, मैं एक दिन बना सकता हूँ, 2 दिन बना सकता हूँ, पर रोज थोड़ी ना बना सकता हूँ। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, तो फिर अभी से प्रैक्टिस कर लो जली हुई रोटियां और सब्जियां खाने की। तन्वी ने रोटी का निवाला तोड़कर रुद्र के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे हाथ का तो मैं जला हुआ भी खाने को तैयार हूँ। रुद्र ने तन्वी के हाथ का निवाला खाते हुए कहा। वैसे बस बोलने की बात है, शादी के बाद सब बदल जाता है। यदि एक भी दिन जली रोटी खिला दी तुम्हें तो तुम मुझे ताने लगाओगे। ऐसा नहीं है मेरी तन्वी, मैं एक बात बताता हूँ। जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले हुए नहीं होते। हो सकता है कि ज्यादा आंच और ज्यादा प्यार की वजह से वो जल गए हों, पर रोटी को प्यार से तो बनाया गया था ना, उसका स्वाद हमेशा अच्छा ही होगा, भले वो कितनी भी जल क्यों ना गई हो। ये रोटी कैसे जली ये तो समझ गई, पर ये जले हुए दिल की कहावत समझ नहीं आई मुझे। वक्त आने पर समझ जाओगी तन्वी। बताओ ना रुद्र, तन्वी ने प्यार से बोला। नहीं, मुझे नहीं बताना, एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। चलो छोड़ो ये सब और चुपचाप खाना खाओ। बातों के चक्कर में खाना खाना ही भूल गए तुम तो, तन्वी ने रुद्र को रोटी खिलाते हुए कहा। रुद्र अपनी माँ और अनन्या के पास बैठकर खाना खा ही रहा था कि तभी उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। खटखट खटखट खटखट। इतनी रात को कौन आया होगा? अनन्या ने कहा। पता नहीं, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र और अनन्या दोनों सोचने लग जाते हैं कि रात के 1 बजे कौन दरवाजा खटखटा सकता है। क्या आपके पास कोई फोटो है गौरी की? अजय ने कहा। नहीं, मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है, रुद्र की मां ने कहा। शिट, अजय ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद अजय ने फिर कहा, क्या आप मुझे वो गुड़िया लाकर दे सकती हैं जो आपने गौरी से खरीदी थी? हो सकता है जब हम लोगों को गुड़िया दिखाए तो हमें पता चल जाए कि ऐसी गुड़िया कौन सी लड़की बनाती थी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपने कमरे से लेकर आती हूँ। इतना कहकर रुद्र की माँ अपने कमरे में जाने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्र की माँ वो गुड़िया लेकर आती है और अजय को देने लगती है, और तभी अर्जुन उस गुड़िया को रुद्र की माँ के हाथ से ले लेता है और उस गुड़िया को घूरने लगता है। वो गुड़िया कपड़ों से बनाई गई थी। उसकी छोटी छोटी 2 ब्राउन रंग की चोटी थी। उस गुड़िया ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। क्या हुआ अर्जुन, ऐसे क्या देख रहे हो गुड़िया में? अजय ने कहा। कुछ नहीं, मुझे बस ये बहुत अच्छी लगी, पहली बार इतनी सुंदर गुड़िया देख रहा हूँ, अर्जुन ने हड़बड़ाहट में कहा। अच्छा, पर अब तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं इस गुड़िया को देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब आपको ही तो इसका ख्याल रखना है, संभाल कर रखिएगा, अर्जुन ने अजय के हाथों में गुड़िया देते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये गुड़िया गौरी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है, ये उसे ढूंढने में मदद करेगा, इसलिए संभाल कर रखिएगा। अब आप हमारे साहब को सिखाएंगे कि कौन सी चीज संभाल कर रखनी चाहिए और कैसे? माखनलाल ने कहा। अरे मैं तो बस बता रहा था, रुद्र की माँ ने मुद्दे को बदलते हुए कहा। अरे अजय बेटा, तुम बहुत देर से आए हो, कुछ ठंडा गरम लोगे? जी नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। जो पता आपने बताया है हम वहां पर जाकर देखते हैं, हो सकता है गौरी के बारे में कुछ और पता चल जाए। ठीक है बेटा, रुद्र की मां ने कहा। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। घर के सभी लोग हॉल के कमरे से जाने लगते हैं। तभी अनन्या अर्जुन के पास जाती है और उससे पूछती है, यार सही बता, तू उस गुड़िया में क्या देख रहा था? कुछ भी तो नहीं। देख, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है तू कुछ तो देख रहा था, बताना यार, मैं किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है बताता हूँ, पर इस घर में ये बात किसी से मत कहना, वरना वो लोग और डर जाएंगे। ठीक है, नहीं कहूंगी, पर पहले तू बता तो, मैक्सिको में एक आइलैंड है जिसे शैतानी गुड़ियों का आइलैंड कहा जाता है। वहाँ पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, घास में, हर जगह आपको गुड़िया ही गुड़िया नजर आएंगी। कहते हैं रात में उन गुड़ियों में जान आ जाती है और वो अपने आप चलने लगती हैं। उस आइलैंड की सारी गुड़िया एक छोटी बच्ची की आत्मा की गिरफ्त में है, जिसकी कई सालों पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। बहुत साल पहले की बात है, उस आइलैंड का जो गार्ड था उसको पानी में तैरती अचेत अवस्था में एक बच्ची मिली थी।
लेकिन बच्ची की हालत बेहद खराब होने की वजह से उस बच्ची को कोई बचा नहीं पाया। बच्ची की मौत के कुछ दिनों बाद ही उस गार्ड को पानी में तैरती एक गुड़िया मिली। उसने उस गुड़िया को बच्ची गुड़िया समझकर उसे पेड़ पर लटका दिया। उसके बाद उस गार्ड को हर रोज कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 पानी पर तैरती मिलती रही। वो उन्हें उठाता और अलग पेड़ों पर लटका देता। ऐसे में वो आइलैंड गुड़ियाओं से भर गया और एक रोज उस गार्ड की लाश लोगों को पानी के ऊपर तैरती हुई मिली। उसकी लाश के पास बहुत सारी गुड़ियाओं का ढेर था। लोगों का कहना था कि उसकी जान उन गुड़ियाओं ने ली है। तुम्हें पता है अनन्या, गौरी ने आंटी जी को जो गुड़िया बेची थी वो बिल्कुल वैसी गुड़िया थी जैसी उस आइलैंड पर है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो गुड़िया वो वाले आइलैंड की है? नहीं अनन्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे ही दिखने वाली गुड़िया बनाई गई ताकि आंटी जी पर कोई काला जादू कर सके और उन्हें अपने वश में कर सके। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि गौरी आंटी जी पर काला जादू करके उन्हें अपने वेश में करना चाहती थी? मैं पूरे सिक्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर हाँ, मुझे जितना लगता है उसके हिसाब से गौरी उन पर काला जादू करके उनको अपने वश में करना चाहती थी। वरना तुम ही सोचो, ऐसी कौन सी माँ इतनी जल्दी कन्या लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर गौरी को आंटी जी को वश में करके रुद्र से शादी ही करनी थी तो सब तो उसके मुताबिक ही हो रहा था। फिर वो शादी वाले दिन गायब क्यों हो गई थी? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आयशा कि शादी वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गई। ये गौरी मेरे लिए एक पहेली बन गई है जो सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही है और आगे चलकर ये और उलझेगी। अनन्या जरा यहाँ पर आना। तन्वी के ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है। आती हूँ, अनन्या ने चिल्लाकर जवाब दिया। चल मैं चलती हूँ, इस मुद्दे पर बाद में बात करते हैं। अनन्या ने ऊपर वाले कमरे में जाते हुए अर्जुन से कहा। शाम के 4 बज रहे थे। समीर रुद्र के कमरे में अपना कैमरा देख रहा था। तभी वहां पर पीयूष आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यार, बस फोटोज देख रहा था। मुझे भी दिखाना। हाँ देख तू भी। समीर ने पीयूष को कैमरे के अंदर की फोटो दिखाते हुए कहा। यार ये तो ट्रेन के अंदर की फोटोज है ना, जब हम यहाँ आ रहे थे तब की? हाँ वही है। देख मोटे, ट्रेन के अंदर भी तू चिप्स ठूस रहा था। कितना खाता है यार तू। भाई अब क्या करूं, बस जीभ ललचा जाती है खाने की चीज को देखकर। पीयूष और समीर बात ही कर रहे थे कि तभी अर्जुन, रुद्र, अनन्या और तन्वी भी वहां पर आ जाते हैं। क्या देख रहे हो तुम दोनों? अनन्या ने कहा। अरे कुछ नहीं, बस फोटोज देख रहे हैं। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ ना। अनन्या ने कहा। मुझे भी देखनी है। तन्वी ने कहा। अरे सब लोग आ जाओ, एक साथ मिलकर देखते हैं। समीर ने कहा। सभी लोग कैमरे के अंदर की फोटोज देखने लगते हैं। वो लोग फोटो देख ही रहे थे कि तभी वहां पर राम काका झाड़ू लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा आप लोग एक साइड हो जाओगे, मुझे झाड़ू लगानी है। सभी लोग पलंग पर बैठ जाते हैं और राम काका झाड़ू लगाने लगते हैं। अरे ये फोटो तो गोंदिया स्टेशन की है ना? अनन्या ने कहा। हाँ वहां की है, जब हम उतरे थे तब मैंने खींची थी। समीर ने कहा। वाह यार, बहुत अच्छी फोटो खींची है तूने। तो रुद्र ने कहा। समीर कैमरे की फोटो पलटने लगता है। तभी अर्जुन कहता है, अरे फोटो तो दरवाजे की है ना, जो मेघ गांव की प्रारंभिक सीमा पर बना हुआ है। हाँ ये वही है शायद। हाँ ये वही है, याद है मैं नीचे उतरा था और तूने मुझे रोक दिया था, समीर ने कहा। राम काका वहीं पर झाड़ू लगा रहे थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो झाड़ू लगाते लगाते रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा? तुम वहां पर उतरे थे? मैंने मना किया था ना जिप्सी से मत उतरना। और उस मनुष्य दरवाजे की फोटो क्यों खींची? अभी उसे डिलीट करो वरना पता नहीं क्या होगा। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। राम काका आपने कहा था उस दरवाजे के पीछे कहानी है, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या? नहीं बेटा रहने दो। बताइए ना काका, सभी ने एक साथ कहा। नहीं बेटा मैं नहीं बता सकता, प्लीज राम काका बता दीजिए ना, रुद्र ने कहा। अब रुद्र बाबू कह रहे हैं तो अब तो बताना ही पड़ेगा, आखिर ये भी तो हमारे मालिक हैं। तो अब सुनो, मेरा जो बेटा था उसको शादी के 5 साल बाद भी संतान नहीं हो रही थी और मेघनाथ मंदिर में बरसों से हर महीने के आखिरी सोमवार के दिन भोर में 4 बजे से शिव भगवान की एक विशाल पूजा की जाती थी। कहते हैं उस दिन पूजा के वक्त जो भी मांगो वो आपको मिल जाता है और उसी के लिए मैं अपनी बहू को लेकर मेघनाथ मंदिर गया था। मुझे उस दिन एक बात याद है, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। वो पूजा पंडित सुशलाचार्य कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के गुरुओं ने उन्हें पूजा सिखाई थी और अब पंडित सुशलाचार्य अपने शिष्यों को ये पूजा करना सिखा रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के 4 शिष्य थे, आदित्य, करण, निशान और निर्मल, जिनकी उम्र करीब 10 वर्ष थी। पंडित सुशलाचार्य और उनके शिष्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। वो 5 लोग मेघनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास बैठे हुए थे और मैं और मेरी बहू दूर खड़े होकर चुपचाप वो पूजा देख रहे थे। पंडित सुशलाचार्य सबसे पहले शिवलिंग को ठंडे जल और पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंडित सुशलाचार्य शिवलिंग के दर्शनी ओर से भस्म की 3 समानांतर धारियां बनाते हैं और फिर समांतर धारियां खींचकर उन पर मध्य में एक वृत्त बनाते हैं जिसे
शिवाश कहते हैं। गुरुजी, इस पूजा में भस्म का क्या अर्थ है? आदित्य ने पूछा। भस्म शब्द में भ अर्थात भद्र सनम अर्थात नाश हो, स्म अर्थात स्मरण। भस्म के कारण पापों का निर्दालन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। हमारा शरीर नाशवान है, इसे निरंतर स्मरण रखने का जो प्रतीक है वो भस्म है, इसलिए पूजा में भस्म का प्रयोग किया जाता है। मनस्तों के मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र भस्म को अंगूठे से रगड़ते हैं। त्र्यंबक मंत्र पढ़ते हुए इसे मस्तिष्क पर लगाते हैं। त्रयायुषे मंत्र पढ़ते हुए इस भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। इस पूजा में कौन कौन से पुष्प अर्पित किए जाते हैं गुरुजी? निशान ने कहा। धतूरा, श्वेत कमल, चमेली, नागचंपा, रजनीगंधा, मोगरा तथा श्वेत पुष्प शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। केतकी और केवड़ा केवल महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र को किस दिशा में रखना उचित है गुरुजी? करण ने पूछा। बेलपत्र को औंधे रखकर और उसके डंठल को अपनी ओर करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। गुरुजी, इस पूजा में शिवलिंग पर निरंतर जलधारा क्यों प्रभावित की जाती है? निर्मल ने कहा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, शिवलिंग में शिव शक्ति एकत्रित होती है, जिस कारण प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का शिवलिंग के कणों पर एवं दर्शनार्थियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए शिवलिंग पर निरंतर जलधारा प्रभावित की जाती है। इस धारा से खर्ज स्वर में सूक्ष्म ओम उत्पन्न होता है। मंत्र की निरंतर धार पढ़ते रहने से कालपिंड खुल जाता है, अर्थात जीव निर्गुण ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। गुरुजी, शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की 7, गणेश जी की 4, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3 पर शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? आदित्य ने कहा। शिव जी की आधी परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि इस संबंध में हमारे पुराणों में मान्यता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। भगवान की परिक्रमा हमेशा दाहिने हाथ की ओर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है और बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर इस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर का टकराव होता है। इस वजह से परिक्रमा का लाभ नहीं मिल पाता है। परिक्रमा करते वक्त हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए गुरुजी? निशान ने पूछा। यानी कानी न पापानी जन्मांत कृतानी च तानी सर्वाणी नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे, अर्थात जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए और पूर्व जन्मों के सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। पंडित सुशलाचार्य अपने चारों शिष्यों के साथ खड़े होते हैं और शिवलिंग की परिक्रमा करने लग जाते हैं। परिक्रमा समाप्त होने के बाद वो अपने शिष्यों के साथ शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य दूध से भरा पात्र अपने हाथ में उठाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने लग जाते हैं। दूध को जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उस दूध में से दुर्गंध आने लग जाती है। उस दूध में से ऐसी दुर्गंध आ रही थी जैसे किसी मरे हुए इंसान की लाश में से आती है। उस दुर्गंध को सूंघकर मैं, मेरी बहू और पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य चकित हो गए थे। ये क्या हो रहा है? गुरुजी, ताजे दूध में से मरे हुए इंसान की गंध कैसे आने लगी? करण ने कहा। कहीं हमसे पूजा करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है? निर्मल ने कहा। नहीं पुत्र, गलती हमसे नहीं, गलती तो सरपंचों से हुई है। इतना कहकर पंडित सुशलाचार्य अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। अजय और माखनलाल जिप्सी में बैठकर उस पते पर जा रहे थे जो रुद्र की मां ने उन्हें बताया था। शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा हो गया था कि लग रहा था जैसे रात के 10 बज रहे हों। अजय जिप्सी चला रहा था और माखनलाल उसकी बगल में बैठा हुआ था। साहब, आपको क्या लगता है, गौरी के गायब होने के पीछे क्या रुद्र के घर वालों में से किसी का हाथ है या गौरी खुद किसी के साथ भाग गई है? माखनलाल ने अजय से पूछा। माखनलाल, कुछ नहीं कह सकते। जब तक गौरी मिल नहीं जाती और बिना सबूत के हम किसी पर शक भी नहीं कर सकते। किसी भी लड़की का यूं अचानक शादी के मंडप से गायब हो जाना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और रुद्र की माँ का एक अनजान लड़की से, जिससे सिर्फ वो 1 महीने से जानती हो, बिना उसके बारे में कुछ जाने यूं अचानक अपने बेटे से शादी कराना, ये भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। हाँ साहब, सही कहा आपने। आपको पता है, मेरी दादी कहती थी, शादी के मंडप से दुल्हन तभी गायब होती है जब वो किसी लड़के से प्यार करती हो। नहीं माखनलाल, जरूरी नहीं जब दुल्हन किसी लड़के से प्यार करती हो तब वो गायब हो जाए, ये भी हो सकता है।
कि जब दूल्हा किसी और लड़की से प्यार करता हो तो वो दुल्हन को गायब करवा दे? मतलब आप कहना चाहते हैं कि रुद्र ने दुल्हन को गायब करवाया है? हाँ, मेरे कहने का कुछ ऐसा ही मतलब है। तुम खुद ही सोचो, रुद्र ने शहर में पढ़ाई लिखाई करी और अब वो बेंगलोर में जॉब करता है। उसकी जिंदगी में इस बीच कोई तो लड़की उसे पसंद आई होगी जिससे वो प्यार करता हो। और एक बात तुम्हें पता है, ये रुद्र ना बचपन से ही थोड़ा अजीब है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या आप रुद्र को बचपन से जानते हैं? हाँ, मैं रुद्र को बचपन से जानता हूँ। रुद्र मेरा बचपन का दोस्त है। ये सिर की चोट देख रहे हो, ये बचपन में उसी ने मुझे दी थी। जब से मुझे लगी थी मुझे याद ही नहीं उस रात क्या हुआ था, बस याद है कि ये रुद्र के कारण ही लगी है। अजय ने एक हाथ से अपने सिर के पास का निशान दिखाते हुए कहा। अच्छा, अजय जिप्सी चला ही रहा था कि वो जिप्सी रोक देता है। क्या हुआ साहब, आपने यहाँ सुनसान पहाड़ी वाली सड़क पर जिप्सी क्यों रोक दी? क्योंकि अब ये पहाड़ी वाली सड़क पर ही हमें उतरना है और वो तुम साइड में वो रास्ता देख रहे हो जो जंगल के अंदर जाता है, वहीं पर हमें जाना है। रुद्र की माँ के मुताबिक गौरी उस जंगल के अंदर ही रहती थी। ये क्या बात कर रहे हो साहब आप? गौरी को कोई और जगह नहीं मिली थी क्या रहने के लिए जो इस घने जंगल में रहती थी? मैं क्या कहता हूँ साहब, अभी अंधेरा बहुत हो गया है, हम कल सुबह आते हैं ना, रात में कुछ दिखेगा भी नहीं। माखनलाल, ये नाटक बंद करो और ये टॉर्च पकड़ो और चुपचाप मेरे पीछे आओ, वरना अकेले रहोगे तो कोई जंगली जानवर खा लेगा, फिर मुझसे मत कहना। अजय ने माखनलाल के हाथ में टॉर्च पकड़ाते हुए कहा। अजय और माखनलाल घने जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जंगल के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ अजय और माखनलाल के पैरों के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो दोनों करीब 15 मिनट से चल रहे थे। साहब, हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, अभी भी वक्त है, हम वापस चलते हैं, कल आ जाएंगे। सही कहा माखनलाल, हम दोनों बहुत देर से चल रहे हैं, करीब 1 किलोमीटर अंदर तो आ ही गए होंगे ना? हाँ साहब, आ गए होंगे। रुद्र की माँ के हिसाब से 1 किलोमीटर चलने के बाद एक पीपल का पेड़ आना चाहिए था। जरा देखो आसपास कहीं पीपल का पेड़ दिख रहा है क्या? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? रात के वक्त पीपल का पेड़ कौन ढूंढता है? आपको पता नहीं है क्या रात के वक्त पीपल के पेड़ में भूत होते हैं? इस वजह से कोई उसके पास भी नहीं जाता है और आप वही ढूंढने को बोल रहे हो? माखनलाल ने घबराते हुए कहा। माखनलाल, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप पीपल का पेड़ ढूंढो, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। जी साहब। माखनलाल और अजय पीपल का पेड़ ढूंढने लग जाते हैं। करीब 15 मिनट पीपल का पेड़ ढूंढने के बाद माखनलाल थक जाता है और वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। साहब, अब आपको मुझ पर जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पर मैं अपनी जगह से उठने वाला नहीं हूँ, बहुत थक चुका हूं मैं, माखनलाल ने कहा। ठीक है, वहीं पर बैठे रहो, मैं खुद वो पीपल का पेड़ ढूंढ लूंगा। जमीन पर बैठे बैठे माखनलाल को गर्मी लगने लगती है और वो पसीने से पूरी तरह भीग जाता है। वो कहता है, भगवान थोड़ी तो रहम करो, इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं और जरा भी हवा नहीं चल रही, यहाँ पसीने से भीग गया हूं मैं, थोड़ी तो हवा चला दो। जैसे ही माखनलाल ने ये बात कही, हवाएं चलने लगती हैं। वाह, मुझे नहीं पता था आजकल भगवान मेरी इतनी जल्दी सुनने लगे हैं, वरना मैं कुछ और मांग लेता, माखनलाल ने खुद से कहा। हवाएं चल ही रही थी कि तभी माखनलाल देखता है कि उसके सिर के ऊपर पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं। जब वो उन पत्तों को अपने सिर से हटाता है और हाथ में ले लेता है तो देखता है कि वो तो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। पीपल के पत्ते देखकर वो झट से खड़ा हो जाता है और अपने पीछे मुड़कर देखता है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां पीपल का पेड़ ही लगा हुआ था। वो चिल्लाकर अजय को आवाज लगाता है, साहब, क्या हुआ माखनलाल, मुझे पीपल का पेड़ मिल गया। क्या? अजय भागते हुए माखनलाल के पास पहुंचता है और कहता है, कहां पर है? ये रहा। अजय पीपल के पेड़ को देखते हुए कहता है, यदि पीपल का पेड़ ये है तो इसके जस्ट सामने गौरी का घर होना चाहिए। अजय पीपल के पेड़ के चारों तरफ गौरी का घर ढूंढने लगता है। साहब, यहाँ तो कहीं भी गौरी का घर नहीं दिख रहा है। अच्छे से देखो माखनलाल, यहीं कहीं होगा। साहब, चारों तरफ देख लिया और आप खुद ही सोचो, यहाँ घर बनाने लायक जगह है क्या? कौन इतने सारे पेड़ पौधों को काटकर घर बनाएगा? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है माखनलाल, पर मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि रुद्र की मां ने ऐसी जगह के बारे में कहा था और उसके अनुसार गौरी का घर यहीं होना चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि गौरी पीपल के पेड़ के अंदर रहती थी, पर पीपल के पेड़ के अंदर तो भूत रहते हैं, इसका मतलब गौरी भूत है? माखनलाल ने डरते हुए कहा। माखनलाल, तुम फिर बकवास करने लग गए, जरा टॉर्च आसपास अच्छे से मारो, घर यहीं कहीं होगा। अजय ने टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ करते हुए कहा। तभी अचानक उसके हाथ से टॉर्च नीचे पीपल के पेड़ के पास गिर जाती है और नीचे गिरकर बंद हो जाती है। अरे शिट, ये क्या? इतना कहकर अजय धीरे से टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुकता है। अरे माखनलाल, जरा तुम्हारी टॉर्च की लाइट इस तरफ तो करना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी साहब, अभी करता हूँ, माखनलाल ने पीपल के पेड़ के नीचे लाइट करते हुए कहा। जब माखनलाल ने अपनी टॉर्च की लाइट नीचे की तो अजय देखता है कि पीपल के पेड़ के नीचे 6 नींबू रखे हुए थे। उन नींबू को देखकर अजय और माखनलाल दोनों हैरान हो जाते हैं।
वो नींबू पीले थे और एक लाइन में रखे हुए थे। ये क्या है नींबू यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे क्या करें? माखनलाल ने कहा। माखनलाल, उससे भी हैरानी वाली बात तो ये है कि इस जंगल के अंदर कहीं भी नींबू का पेड़ नहीं है, तो ये 6 नींबू आए कहाँ से? साहब, ये 6 नींबू है, मतलब पहला रुद्र का, दूसरी माँ का, तीसरा उसकी चाची का, चौथा उसके चाचा का और 5वां उसके चाचा की लड़की का। और माखनलाल बोलते बोलते रुक जाता है। और 6वां नींबू किसका माखनलाल? अजय ने घबराते हुए कहा। 6वां नींबू उसके दादाजी का। ये भी तो हो सकता है कि माखनलाल के 6 नींबू उसके दोस्तों के नाम के हों। पहला रुद्र का, बाकी उसके 5 दोस्त तन्वी, अनन्या, समीर, पीयूष और अर्जुन का। हाँ साहब, ये भी हो सकता है, अजय ने हंसते हुए कहा। अब बस भी करो माखनलाल, तुम्हारी अंधविश्वास से भरी अनसुलझी पहेलियां नहीं सुननी मुझे। बातें वही किया करो समझ में आए। साहब, ये अंधविश्वास से भरी अनसुलझी पहेलियां जब सुलझ जाती है ना तो समझ में तो आती हैं और उसका उपाय पता नहीं चलता। थोड़ी देर रुककर माखनलाल फिर कहता है, साहब मुझे तो लगता है कि गौरी काला जादू करती थी और अपने काले जादू से ही उसने रुद्र की माँ को अपने वश में किया था। अब बस भी करो माखनलाल, ये क्या जादू टोने वाली बातें कर रहे हो? और चुपचाप अब ये नींबू उठाओ। हो सकता है कि गौरी के हाथ के फिंगरप्रिंट्स इन नींबू पर लगे हों। ये आप कैसी बात कर रहे हो साहब? यदि उसका काला जादू मुझे लग गया तो? माखनलाल बस, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है साहब, उठाता हूँ। माखनलाल नीचे बैठता है और नींबू उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। माखनलाल की दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। उसके माथे से पसीने की बूंद नीचे गिरने लगती है। टप टप। माखनलाल वो नींबू उठाने ही वाला था कि तभी अजय उसे रोक लेता और कहता है, सुनो माखनलाल, ऐसे नींबू उठाओगे क्या? हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, उठाने से पहले मैं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूँ। बेवकूफ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ऐसे नींबू उठाओगे तो तुम्हारे हाथ के निशान नींबू पर लग जाएंगे। ये ग्लव्स लो और ये पॉलिथीन इसमें रख लो, इन सब नींबुओं को। अजय ने माखनलाल को ग्लव्स और पॉलिथीन देते हुए कहा। माखनलाल ग्लव्स पहनता है और नींबू उठाने लगता है। वो जैसे ही पहला नींबू उस सफेद पॉलिथीन में रखता है, सर्र से हवा चलने की आवाज सुनाई देती है और वो डर डर के जल्दी से सारे नींबू पॉलिथीन में रख लेता है और कहता है, अब चलें साहब? हाँ चलो रुद्र के घर, बता दो दें कि गौरी के पत्ते पर गौरी की जगह ये नींबू मिले हैं हमें। इतनी रात को जाना ठीक रहेगा? 9 बज गए। माखनलाल, हम पहले लेट हो चुके हैं और ये किसी लड़की की जान का सवाल है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। अजय और माखनलाल वापस से अपनी जिप्सी की तरफ जाने लगते हैं। जब वो जिप्सी के पास पहुंचते हैं तो अजय कहता है, सुनो, ये नींबू जो हमें मिले हैं ना, इसे वो जो गौरी की गुड़िया रखी थी ना हमने, वो सफेद पॉलिथीन में उसमें रख दो। जी साहब। माखनलाल जिप्सी के अंदर वो पॉलिथीन ढूंढने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं मिलती। साहब, पॉलिथीन कहीं नहीं मिल रही, यहीं पर तो रखी थी। क्या बोल रहे हो तुम माखनलाल? अभी जंगल में जाने से पहले यहीं जिप्सी के पीछे वाली सीट पर ही तो गुड़िया रखी थी। इतना कहकर अजय भी जिप्सी के पीछे वाली सीट पर वो गुड़िया ढूंढने लगता है, पर उसे भी वो गुड़िया नहीं मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से उस गुड़िया को यहाँ पर रखा था, अजय ने हैरानी के साथ कहा। कहीं वो गुड़िया कहीं गायब तो नहीं होगी गौरी की तरह? याद है साहब, अर्जुन ने कहा था वो गुड़िया संभाल कर रखना, कहीं गायब भी हो सकती है। और देखिए, हो गई अपने आप गायब। माखनलाल के साथ साथ अजय भी पसीने से भीग जाता है। माखनलाल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कोई जंगली जानवर आया हो और वो उठाकर ले गया हो गुड़िया। हाँ साहब, परवर कुछ नहीं, चुपचाप जिप्सी में बैठो और चलो रुद्र के घर। जी साहब। अरे याद रहे उन्हें गुड़िया के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग पुलिस वालों को लापरवाह समझेंगे। जी साहब, नहीं बताऊंगा। माखनलाल और अजय रुद्र के घर पहुंच जाते हैं। माखनलाल दरवाजा खटखटाता है। खटखट खटखट। कुछ ही देर बाद आयशा दरवाजा खोलती है और माखनलाल को देखकर कहती है, जी आप? हाँ हम, माखनलाल ने कहा। आइए आइए ना अंदर। माखनलाल और अजय घर के अंदर आ जाते हैं और सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। रुद्र और उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अजय ने आयशा से पूछा। जी वो ऊपर वाले कमरे में है, मैं अभी बुला देती हूँ, आयशा ने कहा। राम काका रुद्र के दोस्तों को मेघ गांव के दरवाजे का राज बता ही रहे थे कि तभी आयशा की नीचे से आवाज आती है, अरे रुद्र बेटा। क्या चाची? रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, जरा नीचे तो आना, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं। जी चाची, अभी आया, रुद्र ने चिल्लाते हुए ऊपर से जवाब दिया। चलो सभी लोग नीचे, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं, देखते हैं क्या खबर लाए। सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। बेटा कुछ पता चला गौरी के बारे में? क्या वो मिल गई? रुद्र की मां ने हड़बड़ाहट के साथ अजय से पूछा।
नहीं आंटी जी, बल्कि एक हैरान करने वाली बात है। अजय ने कहा, क्या बात है? आपने जो पता हमें बताया था, जब हमने वहां पर जाकर देखा तो हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि वहां पर गौरी की झोपड़ी तक नहीं थी। वहां पर एक भी ऐसा सुराग नहीं था जिससे लगे कि वो वहां पर पहले झोपड़ी बनी हुई थी, बल्कि वहां पर तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई आया ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसके घर के सामने पीपल का पेड़ भी है। वो मिला तुम्हें? हाँ आंटी जी, हमें पीपल का पेड़ तो मिला, पर वहां पर गौरी नहीं बल्कि 6 नींबू मिले। क्या नींबू? सबने हैरानी के साथ कहा। हाँ, ये नींबू, माखनलाल ने अपने हाथ में पकड़ी सफेद पॉलिथीन दिखाते हुए कहा, जैसे जिसके अंदर नींबू रखे हुए थे। उन नींबुओं का रंग पीले से लाल हो गया था। जब माखनलाल ने वो नींबू देखे तो हैरान हो जाता है, साहब इन नींबुओं का रंग बदल कैसे गया? जब मैंने उस पीपल के पेड़ के पास से उठाया था तब तो ये पीले थे, यहाँ पर आते ही लाल कैसे हो गए? जब अजय उन नींबुओं को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। नींबुओं को देखकर आयशा डर जाती है और वो कहती है, ये क्या बुरी बला ले आए हो आप दोनों मेरे घर पर जाइए, इसे बाहर रख कर आइए। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अजय ने कहा, मैंने कहा ना, ये नींबू बाहर रख कर आइए। आपको पता नहीं है क्या नींबू से क्या क्या काला जादू किया जाता है इस गाँव में? आयशा के बार बार कहने पर अजय कहता है, माखनलाल ये नींबू जिप्सी में रख कर आ जाओ। माखनलाल वो नींबू जिप्सी में रखने चला जाता है। आप डरिए मत, हो सकता है पॉलिथीन में रखे रखे नींबू सड़ गए हों और लाल पड़ गए हों, पर इतनी जल्दी कैसे साहब? जब मैंने उठाए थे तब तो पीले थे, यहाँ लाते ही लाल हो गए। माखनलाल ने दरवाजे से वापस आते हुए कहा। माखनलाल चुप हो जाओ, अजय ने गुस्से से कहा। फिर अब आगे क्या करना है? गौरी का पता कैसे पता चलेगा? संतोष ने कहा, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर गौरी की हमारे पास फोटो होती, वो पाताल में भी होती, तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ लाता। पर अब प्रॉब्लम यह है कि जिस लड़की को मैंने देखा ही नहीं, उसको मैं कैसे ढूंढूं? ना ही उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही जो पता आंटी जी ने हमें बताया वहां पर वो रहती थी। समीर ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। जब माखनलाल ने वो कैमरा देखा तो समीर से कहने लगा, ये कैमरा तुम्हारा है? जी हाँ, मेरा ही है, समीर ने जवाब दिया। चलता है? काम ठीक से तो करता है ना? फोटो कैसी आती है? जी चलता है, और बहुत अच्छी फोटो आती है। एक फोटो खींचोगे इससे हमारी? अजय माखनलाल पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो माखनलाल? तुम यहाँ केस सॉल्व करने आए हो या फोटो खिंचवाने आए हो? वो साहब, हमारा ना बड़ा मन था ऐसे बड़े वाले कैमरे से फोटो खिंचवाने का। एक खिंचवाने दिए ना, हम अपनी मेहरारू को दिखाएंगे, बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है समीर, खींच दो हमारे माखनलाल की एक फोटो, अजय ने कहा। समीर माखनलाल की फोटो खींच देता है। अच्छा आंटी जी, अब हम चलते हैं। यदि आपको गौरी के बारे में कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें कॉल कर दीजिएगा। गौरी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहीं हमें उसे ढूंढते देर ना हो जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। यही डर मुझे भी सता रहा है बेटा, तुम फिक्र मत करो। जैसे ही मुझे कुछ याद आता है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है फिर, अलविदा आंटी जी, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर अजय वहां से जाने लगता है। माखनलाल अभी भी समीर से बातें कर रहा था। कैसी आई है हमारी फोटो? बहुत अच्छी आई है माखनलाल जी, आपकी फोटो, और आप तो अभी भी जवान लग रहे हैं। और इसमें लगने वाली बात क्या है, हम तो हैं ही जवान, बस बाल ही तो सफेद हुए हैं हमारे अभी। वैसे कब तक मिल जाएगी हमारी फोटो? वो कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर हम कल लेने आते हैं। अजय दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो समीर और माखनलाल की बातें सुनकर रुक जाता है और कहता है, समीर क्या शादी वाले दिन तुमने शादी की फोटोज खींची थी? हाँ खींची थी ना, समीर ने कहा। क्या तुमने उस दिन इसमें गौरी की फोटो खींची थी? समीर उस दिन के बारे में याद करते हुए कहता है, हाँ खींची थी ना, पर गौरी ने घूंघट डाल रखा था। पर हाँ, उसका थोड़ा सा चेहरा कैमरे में कैप्चर हो गया था। तो दिखाओ समीर, हमें वो फोटो दिखाओ जल्दी। हाँ अभी दिखाता हूँ। समीर अपने कैमरे में शादी वाले दिन की फोटोज ढूंढने लग जाता है। वो शादी वाली फोटो ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन बंद हो जाती है। कैमरा चलते चलते बंद हो जाता है। वो बार बार कैमरा ऑन करने का बटन दबा रहा था पर कुछ नहीं हो रहा था। अरे शिट, समीर ने कहा। क्या हुआ? अजय ने हैरानी के साथ कहा। वो कैमरे की बैटरी चली गई। आप लोग बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी इसे चार्ज पर लगा देता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना, अजय ने कहा। समीर कैमरा लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है और अपने बैग में कैमरे का चार्जर ढूंढने लग जाता है। समीर का एक बड़ा सा काले रंग का बैग था जिसके अंदर उसने अपने कैमरे की बैटरी का चार्जर रखा हुआ था। वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था अपने कपड़ों के बीच चार्जर ढूंढने की, पर वो उसे नहीं मिल रहा था। यार यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? समीर ने चार्जर ढूंढते हुए कहा। समीर को ऊपर गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गया था पर अभी तक वो नहीं आया था और नीचे हॉल में सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। इतना वक्त हो गया, समीर अभी तक आया क्यों नहीं? अजय ने कहा। सर मुझे तो लगता है वो खुद अपनी एनर्जी से कैमरे की बैटरी को चार्ज कर रहा है, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। माखनलाल मजाक नहीं, अजय ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं देख कर आती हूँ, तन्वी ने कहा। रुको मैं भी चलती हूँ, अनन्या ने कहा। तन्वी और अनन्या ऊपर वाले कमरे में जाने लगती हैं। समीर अभी भी अपना चार्जर ढूंढ रहा था और चार्जर ढूंढते ढूंढते उसने अपना सारा सामान बिस्तर पर फैला दिया था।
बिस्तर के ऊपर कहीं पर उसकी शर्ट थी तो कहीं पर उसकी पैंट्स। उसके सामान की वजह से बिस्तर पर चढ़ाया गया चादर नजर ही नहीं आ रहा था। जब तन्वी और अनन्या उस कमरे में पहुंचती हैं तो बिस्तर की हालत देखकर हैरान हो जाती हैं। अनन्या कहती है, तू ये क्या कर रहा है और ऐसे सारा सामान क्यों फैला रखा है? यार वो मैं अपने कैमरे का चार्जर ढूंढ रहा था, समीर ने कहा। तू भी ना अभी तक लापरवाह है। कॉलेज में भी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखता था, कभी बोतल तो कभी बुक्स घुमा दिया करता था, और अभी कैमरे का चार्जर, कब सुधरेगा तू? तन्वी ने कहा, यार गुस्सा बाद में कर लेना, पहले मेरा चार्जर ढूंढते मेरी मदद तो कर दो, नहीं तो गौरी का पता कभी नहीं चल पाएगा और वो इंस्पेक्टर अजय मेरी जान खा लेगा। ठीक है करते हैं, अनन्या ने कहा। अनन्या और तन्वी बिस्तर के पास जाती हैं और बिस्तर के ऊपर फैले कपड़ों में कैमरे का चार्जर ढूंढने लग जाती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद अनन्या को कैमरे की बैटरी का चार्जर मिल ही जाता है। वो चार्जर समीर को देते हुए कहती है, ये ले तेरा चार्जर, आखिर मुझे मिल ही गया, अब जल्दी से लगा इसे चार्जिंग पर, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं गौरी की फोटो देखने का। हाँ बाबा, भी लगाता हूँ। समीर चार्जर पकड़ता है और कैमरे में से बैटरी निकालकर उसे चार्ज पर लगा देता है और कहता है, चलो अब नीचे। हाँ चल, अनन्या ने कहा। वो तीनों कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी तन्वी कहती है, समीर तुम बिना एक नंबर के बेवकूफ हो, बैटरी चार्जिंग पर तो लगाई पर प्लग ऑन करना तो भूल ही गए। इतना कहकर तन्वी चार्जर का बटन ऑन करने लग जाती है। जैसे ही तन्वी चार्जर का बटन ऑन करती है, जोर से खटके और बैटरी के अंदर से आवाज आती है, धम। खटके और बैटरी के अंदर से चिंगारी निकलने लगती है। वो आवाज सुनकर घर के सारे लोग ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ? संतोष ने कहा। ये आवाज कैसी थी? अजय ने कहा। सब ठीक तो है? रुद्र ने कहा। वो मैंने जैसे ही चार्जर का बटन ऑन किया तो शॉर्ट सर्किट हुआ और बैटरी जल गई, तन्वी ने रुंधी आवाज में कहा। बैटरी और उसका चार्जर दोनों जल चुके थे, ये कैसे हो गया? अभी भी तो नई वायरिंग करवाई थी पूरी हवेली में मैंने, संतोष ने कहा। हो सकता है कोई तार सही से कनेक्ट ना हुआ हो, उसकी वजह से हो गया हो, अर्जुन ने कहा। अब क्या, गौरी की फोटो हम नहीं देख पाएंगे, माखनलाल ने कहा। जब तक कैमरे में नई बैटरी नहीं लगती हम फोटो नहीं देख पाएंगे, समीर ने कहा। तो बस हम कल तक का इंतजार कर लेते हैं, कल मैं गोंदिया से नई बैटरी खरीद कर ले आऊंगा, रुद्र ने कहा। ये ठीक है, समीर ने कहा। ठीक है, फिर हम दोनों कल आते हैं, अजय ने कहा। सब लोग नीचे वाले कमरे में जाने लगते हैं। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। रात के 11 बज रहे थे और अनन्या हवेली की छत पर आती है और देखती है अर्जुन चुपचाप छत पर बैठा हुआ था। वो उसके पास जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या सोच रहे हो लेखक साहब? अचानक अनन्या की आवाज सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और कहता है, अरे अनन्या तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ तो सोच रहे हो अर्जुन, बताओ ना क्या? मैंने कहा था ना कि गौरी की पहेली अभी और उलझेगी, देखो उलझ गई। जंगल में पीपल के पेड़ के पास 6 नींबू मिलना, रुद्र के घर में 6 लोग होना, एक हैरान करने वाली बात है। और तुमने खुद देखा ना, गौरी की फोटो उस कैमरे में हम देखने ही वाले थे और अचानक बैटरी का जल जाना। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ अर्जुन, कुछ अजीब तो मुझे भी लग रहा है। बस भगवान से मेरी दुआ है कि गौरी जल्दी मिल जाए। होगी तो मिलेगी ना, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? पंडित सुशलाचार्य को अपनी दैवीय शक्तियों से पता चल गया था कि ये सब उस औरत के जलकर मरने के कारण हो रहा था। मेघ गांव में जितनी भी अनहोनियां हुई थी वो उस औरत की आत्मा के कारण ही हो रही थी। उसकी आत्मा मेघ गांव में भटक रही थी। अब मेघ गांव रहने लायक नहीं बचा था। पंडित सुशलाचार्य को इसका आभास हो गया था कि यदि उन्होंने जल्द ही मेघ गांव को खाली नहीं कराया तो पूरे गांव के लोग एक एक करके मर जाएंगे। पंडित सुशलाचार्य ने बलमाटोला और दास गांव के सरपंच को मेघनाथ मंदिर में मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं मालिक के साथ वहीं पर था तो उन्होंने तेज बहादुर और महेंद्र सिंह को सारी बात बताई। क्या आप सच में चाहते हैं कि पंडित जी की मेघ गांव बंद हो जाए? तेज बहादुर ने कहा। ये मैं नहीं, नियति चाहती है। यदि मेघ गांव बंद नहीं हुआ तो एक एक करके मेघ गांव के अंदर सब लोग मारे जाएंगे और हो सकता है कि मेघ गांव को बर्बाद करने के बाद उस औरत की आत्मा बलमाटोला और दास गांव को भी बर्बाद कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? महेंद्र सिंह ने घबराते हुए कहा। मैं वही कह रहा हूँ जो होने वाला है, पर होनी को हम लोग तो रोक सकते हैं। कैसे पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा। बताइए पंडित जी, इसका क्या उपाय है? तेज बहादुर ने कहा। इसका एक ही उपाय है, उसकी आत्मा को मेघ गांव के अंदर कैद करके मेघ गांव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पर ऐसा करने से फिर मेघ गांव में रहने वाले लोगों का क्या होगा पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा।
अगर हमें गांव वालों की जान बचानी है तो ये करना ही होगा। वो औरत जलकर मरी थी और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। इसका मतलब हमारे दोस्त धनपत राय और उसके नौकर बिरजू को भी उसी चुड़ैल ने मारा था, तेज बहादुर ने कहा। हाँ, ये काम उसी चुड़ैल का है। अभी वो चुड़ैल ज्यादा ताकतवर नहीं है, हम उसकी आत्मा को मेघ गांव में कैद कर सकते हैं, पर यदि हमें देर हो गई तो फिर वो चुड़ैल किसी के भी वश में नहीं आएगी। तब मैं भी उसे अपनी दैवीय शक्तियों से रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है पंडित जी, यदि आप कहते हैं तो अब यही होगा। सालों से आपने ही तीनों गांवों की रक्षा की है और आज भी आप ही को करनी है, महेंद्र सिंह ने कहा। हाँ पंडित जी, उस चुड़ैल को आप कैद कर दीजिए मेघ गांव में, तेज बहादुर ने कहा। इतना आसान नहीं है उस चुड़ैल को कैद करना, हमें अगले महीने के आखिरी सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर में महादेव की पूजा करेंगे और मैं तीनों गांव के समस्त पुजारियों के साथ मिलकर उस चुड़ैल को मेघ गांव के अंदर कैद करूंगा। जी ठीक है पंडित जी, अब आप बताइए कि हम दोनों को क्या करना है, तेज बहादुर ने कहा। आप दोनों को मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर 2 बड़े बड़े दरवाजे बनाने हैं और मेघ गांव को महीने के आखिरी सोमवार तक खाली करवाना है। जी पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा, तेज बहादुर ने कहा। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने जब मेघ गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले मेघ गांव को बंद करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि गांव वालों को अपने घरों और अपने खेतों से ज्यादा अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। जब गांव वालों ने मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर दरवाजा बनाना शुरू किया तो वो काम इतना आसान नहीं था जितना गांव वाले समझ रहे थे। उस चुड़ैल ने दरवाजा बनाने वाले कई लोगों की जान ले ली थी। मालिक ने मुझे मेघ गांव की सीमा पर यह देखने भेजा था कि दरवाजा बनाने का काम ठीक चल रहा है या नहीं। मैं अपने बेटे कालू के साथ वहां पर गया था। उस वक्त मेघ गांव लगभग खाली हो गया था। मैं और मेरा बेटा पैदल पैदल ही मेघ गांव की ओर बढ़ रहे थे। हम दोनों मेघ गांव के अंदर थे और अब दास गांव के पास बने दरवाजे को देखने जा रहे थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरे बेटे ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ची ची ची। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही थीं। बापू, आपको क्या लगता है, उस औरत की आत्मा मेघ गांव में सच में भटक रही है या कोई नई साजिश है सरपंचों की? अगर दास गांव के सरपंच ने कहा होता तो मान भी लेते कि साजिश है, क्योंकि वो है ही चालाक। पर अब मैं भी उस दिन मालिक के साथ गया था पंडित सुशलाचार्य जी से मिलने, और वो दूध की गंध मरे हुए इंसान की गंध जैसी थी। मैंने भी सूंघी थी और ये बात तुझे ही पता है कि पंडित सुशलाचार्य कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं चाहेंगे। बापू, तो क्या तुम भी भरोसा करते हो उस चुड़ैल पर? क्या तुमने कभी देखा है उसे? नहीं बेटा, मैंने उस चुड़ैल को कभी नहीं देखा, पर यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो तो इन पर भी करना ही पड़ेगा। बापू, उस औरत को क्यों जलाया गया था? पता नहीं, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम, पर उस रात तो तू भी था ना जब उसे जला रहे थे? मालिक के साथ तू भी तो गया था उसे जलाने। हाँ, पर सरपंच साहब ने बोला उस औरत को जला दो तो हमने जला दिया। और आपने ही तो सिखाया है कि कभी मालिकों से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, वो जो कहे वो चुपचाप कर देना चाहिए। हाँ बेटा, वरना पता नहीं कब हमारा दाना पानी बंद हो जाए, वही तो हमारे अन्नदाता हैं। बापू सुनो। हाँ बोलो बेटा। वो मेरे पेट में ना गड़गड़ हो रहा है। आज सुबह ना मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ था। तुम ना यहीं पर रुको, मैं बस 5 मिनट में जंगल से आता हूँ। ठीक है बेटा। कालू ने लालटेन मुझे दे दिया और वो जंगल के अंदर चला गया। कालू को गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। मेरे मन को बहुत अजीब लगने लगा था। डर सता रहा था कि उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया। जिस अंधेरी झाड़ियों में मेरा कालू गया था, मैं उस तरफ जाने लग गया। जब झाड़ियों में मैं चल रहा था तो सूखे पत्तों का पांव से कुचलने की चरचर आवाजें आ रही थीं। एक एक कदम पर वो आवाज बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस फूलने लग गई थी। मुझे लालटेन के पीले प्रकाश में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने बेटे कालू को आवाज देते हुए आगे बढ़ रहा था। कालू, 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 अरे कालू बेटा, कहाँ है तू? पर कालू का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जंगल में आगे ही बढ़ रहा था कि तभी अचानक हवाएं तेज चलने लग गईं और मेरी लालटेन बुझ गई। पता नहीं ये कैसे हुआ था। शायद ये उस चुड़ैल की ही कोई चाल थी। वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने अपने साथ माचिस रख ली थी। मैं फिर वो लालटेन जलाने लग गया। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि मैं लालटेन जला ही नहीं पा रहा था, और मैं जब भी कोई माचिस की तीली जलाता, सर आवाज करते हुए हवा का झोंका आता और उस माचिस की तीली को बुझा देता। बड़ी मशक्कत करने के बाद मैंने लालटेन जला ही ली
यदि वो लालटेन नहीं जलती तो बेहतर होता, क्योंकि लालटेन के उजाले ने मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया था। जब लालटेन जली और मैंने सामने देखा तो मेरे बेटे की लाश थी। वो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो मरा कब, कैसे, और मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं समझ गया कि वो कैसे मरा। उसकी आंखें खुली की खुली थी और वो लाल पड़ गई थी। मैं समझ गया था उसने उस चुड़ैल को देखा और वो मर गया। उस दिन मैंने अपना जान से भी प्यारा बेटा खो दिया। जिस रात का सब इंतजार कर रहे थे वो आ गई थी। उस दिन महीने का आखिरी सोमवार था और पंडित सुशलाचार्य बलमाटोला मेघ और दास गांव के सभी पुजारियों के साथ मिलकर मेघ गांव के अंदर बरगद के पेड़ के पास जो जल गया था वहां पर एक महायज्ञ कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उस दिन मेघ गांव के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। बस मैं, महेंद्र सिंह, मालिक, पंडित सुशलाचार्य और बाकी समस्त तीनों गांव के पुजारी थे। पंडित सुशलाचार्य ने वो यज्ञ करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का जल मंगाया था जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर अर्पित किया गया था, ताकि उस औरत को जलाने का जो पाप किया गया था वो कम हो जाए। उस दिन कई बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधुनाथ मृत्यु मूर्छे मामृतात्। वो चुड़ैल मुझे दिखाई तो नहीं दी, पर उसके चीखने की आवाज आसमान में उस रात गूंज रही थी। आज भी उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कह रही थी, छोड़ दे पंडित मुझे, मत कैद कर मुझे इस गांव में। यदि मैं छूट गई तो फिर सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसी मौत जो किसी को भी नसीब ना हो। लोगों की रूह कांप जाएगी तेरी लाश देखकर। पंडित सुशलाचार्य उस चुड़ैल की बातों को जवाब नहीं दे रहे थे, वो बस मंत्र पढ़े जा रहे थे। मेघ गांव की सीमा जहां पर प्रारंभ होती है और जहां पर समाप्त होती है, वहां पर 2 बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे बना दिए गए थे। उन दरवाजों पर मंत्र लिखकर कई ताबीज बांधे गए। किसी ने रुद्राक्ष की माला बांधी तो किसी ने कलावा तो किसी ने माता रानी की लाल रंग की चुनर। जो पुजारी जिस भगवान के उपासक थे उन भगवान के मंत्र पढ़कर मेघ गांव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेघ गांव के बंद होने के साथ ही वो औरत की आत्मा भी उसी गांव में कैद हो गई। मेघ गांव के कुछ लोग आसपास के गांव बलमाटोला और दास गांव में रहने के लिए चले गए तो कुछ लोग शहर चले गए। मेघ गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था। मेघ गांव का स्कूल, मेघ गांव का अस्पताल सब बंद हो गया था। अब बलमाटोला गांव से जब भी किसी को दास गांव या गोंदिया जाना रहता तो पहाड़ी वाले रास्ते से 40 किलोमीटर घूम कर जाता था। कहते हैं यदि किसी भी व्यक्ति ने वो दरवाजे फिर खोल दिए तो उस औरत की आत्मा बाहर आ जाएगी और फिर सबको मार देगी। पंडित सुशलाचार्य ने उस औरत की आत्मा को मेघ गांव में तो कैद किया था, पर मेघ गांव के अंदर किस जगह पर कैद किया था ये किसी को नहीं बताया था। कहते हैं कि ये राज उन्होंने राज ही रखा। वो नहीं चाहते थे किसी को भी पता चले कि उसकी आत्मा गांव के अंदर कहां पर कैद है। गांव वालों का मानना था कि सारी गलती तीनों सरपंचों की थी। ना ही वो उस औरत को बेवजह जलाते, ना ही मेघ गांव को उसका श्राप लगता। आज भी उस औरत की जलने के वक्त की चीखें मेघ गांव में गूंजती हैं। अक्सर रात के वक्त जब कोई दूसरे गांव का व्यक्ति उस दरवाजे के पास से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मुड़ता है तो कहते हैं उस औरत की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहती हैं, खोल मुझे खोल, दरवाजा खोल। कई लोगों ने तो उस दरवाजे के पास उसकी पायल और चूड़ियों की बजने की आवाजें भी सुनी थी। क्या कहा तुमने? अनन्या ने कहा। अरे कुछ भी तो नहीं, अर्जुन ने कहा। नहीं, कुछ तो होगी तो मिलेगी का मतलब? अर्जुन अनन्या के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही रुद्र वहां पर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूँ। सोने का वक्त हो गया है। यदि चाची ने इतनी रात में छत पर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो सोने। हाँ चल, अर्जुन ने कहा। वो तीनों नीचे सोने चले जाते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। रुद्र अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रहा था।
वो कंघी से अपने बाल संवार रहा था। उसके दोस्त समीर, अर्जुन और पीयूष अभी तक सो रहे थे। जब सूरज की किरणें खिड़की से आती हुई अर्जुन के चेहरे पर गिरने लगी तो उसकी नींद खुल गई। जब अर्जुन ने आईने के सामने रुद्र को तैयार होते हुए देखा तो वो कहने लगा, कहाँ चल दी सवारी सुबह सुबह? अरे तू उठ गया? भूल गया गोंदिया जाकर कैमरे की बैटरी खरीद कर लाना है। तो इतनी सुबह सुबह? पागल, तू गाँव में है और यहाँ सुबह के 9 बजे दोपहर हो जाती है। हाँ सही कहा, रुक मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है, फिर जल्दी से फ्रेश हो जा तू। रुद्र और अर्जुन बातें कर ही रहे थे कि तभी समीर की भी नींद खुल जाती है। कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम दोनों? समीर ने कहा। अरे गोंदिया। रुद्र ने कहा। तुम मुझसे क्या दुश्मनी है तुम दोनों की? मैं भी चलूंगा। हाँ ठीक है, पर पहले उठ तो जा बिस्तर से, या यहीं पर लेटे लेटे चलेगा? रुद्र ने कहा। अर्जुन और समीर बिस्तर से उठ जाते और तैयार होने लगते हैं। 10 बज गए थे। अर्जुन, समीर और रुद्र तीनों तैयार हो गए थे। वो तीनों कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी पीयूष की नींद खुल जाती है और उन तीनों को एक साथ तैयार होकर बाहर जाता हुआ देख वो कहता है, तुम तीनों इतना सज धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रुद्र के लिए नई दुल्हन देखने के लिए जा रहे हो क्या? पीयूष की बात सुनकर समीर और अर्जुन हंसने लगते हैं। पागल, नई दुल्हन को बाद में देखने जाएंगे, पहले पुरानी दुल्हन की तो फोटो देख ले हम। मतलब? पीयूष ने कहा। थोड़ा घन चक्कर ही रहेगा। कल बैटरी खराब हो गई थी ना कैमरे की, तो वही लेने जा रहे हैं गोंदिया। अर्जुन ने कहा। वाह, दिखा दी दोस्ती। अकेले अकेले जा रहे हो घूमने? भूल गए कॉलेज में हमेशा बंक पर मैं तुम्हें ले जाया करता था, और बंक मार के कहाँ घूमने जाना है ये भी मैं ही डिसाइड करता था। यही सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। ओ नाटक कंपनी, ये नाटक करना बंद कर और चुपचाप तैयार हो जा, हम लोग कर रहे हैं तेरा इंतजार। रुद्र ने कहा। ये हुई ना बात, बस यूं गया और यूं आया। पीयूष 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। चारों दोस्त तैयार होकर नीचे जाने लगते हैं और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं अनन्या और तन्वी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो हीरो लोग? अनन्या ने कहा। कैमरे की बैटरी लेने। समीर ने कहा। तो बैटरी क्या इतनी भारी होती है जो तुम चारों लेने जा रहे हो? एक जने से नहीं उठेगी क्या? अनन्या ने कहा। वो हमने सोचा रुद्र गोंदिया जा ही रहा है तो हम भी उसके साथ चले जाते हैं, इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। पीयूष ने कहा। वाह, बहुत अच्छा सोचा तुम चारों ने। और हम दोनों का क्या? यहाँ पर इस हवेली के अंदर घूमे? अनन्या ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। सॉरी बाबा, गलती हो गई और अब देवी जी हमें क्षमा कीजिए, आप भी तैयार हो जाइए। रुद्र ने कहा। इसमें तैयार होने वाली बात क्या है? हम दोनों को तो पहले से ही पता था कि तुम बैटरी लेने अकेले नहीं आने वाले, क्योंकि ये 3 इडियट्स तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, और फिर हम दोनों कैसे छोड़ सकते हैं? सही कहा, क्योंकि जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। पीयूष ने कहा। सभी लोग हवेली से बाहर जाने लगते हैं। तभी रुद्र की माँ की पीछे से आवाज आती है। अरे रुद्र बेटा सुनो, जब तक तुम लोग जिप्सी में बैठो मैं माँ से बात करके आता हूँ। रुद्र ने अपने दोस्तों से कहा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र जब वापस हवेली के अंदर जाता है तो देखता है उसकी माँ के बगल में उसकी चाची खड़ी थी। बोलिए माँ, क्यों बुलाया आपने? वो मैं कह रही थी बेटा, जिप्सी अच्छे से चलाना और अपना ख्याल रखना। जी माँ। और हाँ रुद्र बेटा, जल्दी वापस आ जाना, आयशा ने कहा। चाची जल्दी वापस हो तब आऊंगा ना, जब जल्दी जाऊंगा। अब मैं जाऊं, पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है जा, आयशा ने कहा। अनन्या, समीर, अर्जुन और पीयूष के साथ जिप्सी की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और तन्वी सामने वाली सीट पर रुद्र के साथ नहीं बैठना चाहती थी। वो बार बार कह रही थी कि उसको पीछे बैठना है, पर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। सब उसके मजे ले रहे थे। तभी रुद्र वहां पर आ जाता है और जिप्सी में बैठते हुए तन्वी से कहता है, अब तुम अलग से बोलूं क्या बैठने के लिए? बैठना है तो बैठो, वरना घर में रहो। तन्वी चुपचाप रुद्र के बगल में बैठ जाती है। रुद्र और उसके दोस्त पहाड़ी वाले रास्ते पर थे। जिप्सी हवाओं से बातें कर रही थी। तभी अर्जुन कहता है, यार रुद्र कुछ भी बोलो, तेरा ये बलमा टोला गाँव ना कमाल का है, और उससे भी प्यारी ये पहाड़ी वाली रोड है। पर क्यों? रुद्र ने कहा। यार ये रोड ना मुझे भोपाल की याद दिला देती है। वहां पर भी मनु भवन टिकरी की चढ़ाई चढ़ते वक्त ऐसी ही रोड आती है। याद है हम कॉलेज बंक करके वहीं पर जाया करते थे। अपन क्या, अपना आधे से ज्यादा कॉलेज वहीं पर जाया करता था। यदि आप यूआईटी वाले हो और बंक मार के कभी मनु भवन टिकरी नहीं गए तो आप यूआईटी के स्टूडेंट कहलाने लायक ही नहीं हो। अनन्या ने कहा। हाँ यार सही कहा, पर वहां दोस्तों से ज्यादा कपल बैठा करते थे। मनु भवन टेकरी पर ही जैन मंदिर था, पर मंदिर में पूजा करने की जगह लोग आस्था, श्रद्धा, अर्चना, आराधना को अपने साथ लेकर पहाड़ी पर बैठते थे। पीयूष ने कहा। पीयूष की बात सुनकर रुद्र खांसने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं खांसी रुद्र को क्यों आ रही थी। रुद्र के मजे लेते हुए अनन्या कहती है, क्या हुआ रुद्र, तू ठीक तो है ना? पानी दूं क्या? यदि ज्यादा खांसी आ रही हो तो। नहीं मैं ठीक हूँ, पानी की कोई जरूरत नहीं है, रुद्र ने जिप्सी चलाते हुए कहा। समीर ने अपने बगल में कैमरा रखा हुआ था, तो उस कैमरे को देखकर अर्जुन पूछता है, यार तू ये कैमरा साथ में क्यों लाया है? वो इसलिए जैसे ही बैटरी मिलेगी हम इस कैमरे में लगाएंगे और गौरी की फोटो पुलिस इंस्पेक्टर को भेज देंगे। अच्छा, ये काम तो तूने बहुत सही किया। गौरी की फोटो तो मुझे भी देखनी है, आखिर वो दिखती कैसी थी? हाँ यार, पर सिर्फ
तुझे ही नहीं, हम सबको भी देखना है, अनन्या ने कहा। तन्वी ने अपने बाल खोलकर रखे थे। तभी रुद्र जिप्सी की स्पीड बढ़ा देता है, जिस कारण ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आने लगते हैं और तन्वी के लंबे लंबे बाल हवा में उड़ने लगते हैं। तन्वी के बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। जिप्सी चलाते हुए रुद्र अपनी नजरें टेढ़ी करके तन्वी को अपने बाल संवारते हुए देखने लगता है। तन्वी बार बार अपने बालों को पीछे कर रही थी, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसके बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। अपने बालों के कारण तन्वी परेशान हो जाती है और बिखरे हुए बालों को बांधने लगती है। जैसे ही तन्वी उन्हें बांधने लगती है, रुद्र कहता है, अरे क्या कर रही हो, खुले रहने दो ना। तुम खुले बालों में। रुद्र बोलते बोलते रुक जाता है। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। कुछ नहीं, इतना कहकर रुद्र वापस सामने देखने लगता है और जिप्सी चलाने लगता है। तन्वी अपने बालों का जूड़ा बांध लेती है। कुछ ही पल बाद जिप्सी चलाते चलाते रुद्र अपने कॉलेज की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो घंटों तन्वी के साथ मनु भवन टेकरी पर बैठा रहता है। वो अपने रूम से कॉलेज जाने के लिए तो निकलता था, पर क्लास में बैठने की जगह तन्वी के साथ मनु भवन टेकरी पर बैठा रहता था, जहां से पूरा भोपाल दिखता था। छोटे छोटे घर और पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ भोपाल। मनु भवन टेकरी से भोपाल का रात का नजारा तो अलग ही देखने लायक होता था। लोग दूर दूर से वो नजारा देखने आते थे। रुद्र और तन्वी मनु भवन टेकरी की ऊंचाई पर एक बड़ी सी चट्टान पर पांव नीचे करके बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और तन्वी ने अपने बाल खोल कर रखे थे। रुद्र, तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता क्या? मैं ऊंचाई से क्यों डरूं? इससे ऊंचा तुम्हारा प्यार है, रुद्र ने प्यार से कहा। अच्छा, और यदि तुम ऊंचाई से मैं गिर गई तो? तुम्हारे गिरने से पहले ही मैं इस चट्टान को अपनी प्यार की ऊंचाई में गिरा दूंगा। और फिर भी यदि तुम गिर गई तो तुम्हारे गिरते वक्त तुम्हें अपनी बाहों में इस कदर भर लूंगा कि चट्टान भी हमारी प्यार की गहराई में डूब जाएगी। रुद्र और तन्वी बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तन्वी के बाल हवा में उड़ने लगते हैं। और अपने बालों को उड़ता देख तन्वी अपने बालों का जूड़ा बांध देती है। हाँ तो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम रुद्र? वो मैं बोल रहा था कि रुद्र बातें करते करते अपने हाथ तन्वी के जूड़े के पास ले जाता है और धीरे से उसका जूड़ा खोलने लगता है। जब तन्वी को एहसास होता है कि रुद्र उसका जूड़ा खोल रहा है तो वो कहती है, अरे क्या कर रहे हो? रुद्र तन्वी का जूड़ा खोल देता है और कहता है, वो मैं बोल रहा था कि तन्वी तुम बाल मत बांधा करो, तुम खुले बालों में और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अच्छा? तन्वी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी जुल्फों में उंगलियां गुथने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में गजरा लगाने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में खो जाने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में सो जाने का मन करता है। बस यही मन करता है रुद्र, और कुछ मन नहीं करता तुम्हारा? तन्वी ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तुम्हारे पैरों में पायल पहनाने का मन करता है, तुम्हारे हाथों में कंगन पहनाने का मन करता है, तुम्हारी कमर में कमरबंद पहनाने का मन करता है, तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर चलने का मन करता है। तन्वी की सांसें ऊपर नीचे तेज से चलने लगती हैं, उसका दिल धक धक बजने लगता है। तन्वी धीरे से कहती है, और क्या मन करता है रुद्र? तुम्हारे कानों में बाली पहनाने का मन करता है, तुम्हारी नाक में नथनी पहनाने का मन करता है। और क्या मन करता है रुद्र? बोलो ना। रुद्र अपना हाथ तन्वी की मांग पर रखते हुए कहता है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने का मन करता है। रुद्र अपनी उंगलियां तन्वी की आंखों तक ले जाते हुए कहता है, तुम्हारी झील से गहरी आंखों में डूबने का मन करता है। रुद्र धीरे धीरे अपनी उंगलियां तन्वी की आंखों से उसके लबों तक ले जाकर कहता है, तुम्हारे लबों को। रुद्र बोलते बोलते रुक जाता है। तन्वी की सांसें और तेज ऊपर नीचे चलने लगती हैं और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए लंबी सांस लेकर कहती है, बोलो ना रुद्र, लबों को क्या? रुद्र अपनी उंगलियां तन्वी के लबों पर फेरते हुए कहता है, तुम्हारे लबों को चूमने का मन करता है।